ऑडिट ऑफ बैंक्स चैप्टर की सिंपल अप्रोच है, इसको कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करो सो दैट एमसीक्यू में कभी भी मात नहीं खा पाओ। चाहे इंस्टीट्यूट 4 नंबर 6 नंबर 8 नंबर के एमसीक्यू पूछ ले, आपको दिक्कत ही नहीं आए। और सर रट्टाफिकेशन आपको मुश्किल से सर 3 से 4 टॉपिक में यहाँ पे करनी है, बाकी सब पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। मेरी बात को सुनो ना सर। सर यहाँ पे हम ऑडिट ऑफ बैंक्स में एनपीए की बातें करते हैं। आपको इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा भी क्वेश्चन में घुमा दिया और केवल आपकी रट्टाफिकेशन अप्रोच हुई, आप इस चैप्टर को कर ही नहीं पाओगे। तो मेरा केवल एक ही सजेशन है आपको, सर प्लीज इस वीडियो को देखते हुए माइंडसेट ये रखना कि सर हमको समझ के, हमको कॉन्सेप्चुअली समझते हुए चलना है। ठीक है सर। सर रट्टाफिकेशन अप्रोच हर जगह नहीं चलती और रट्टाफिकेशन अप्रोच से ये चैप्टर होने वाला भी नहीं है। सर आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ ये बात। ठीक है। ऑडिट ऑफ बैंक 4 से 6 नंबर की वेटेज है, पर डोंट बी सरप्राइज कि इंस्टीट्यूट कभी ना कभी यहाँ से 8 से 10 नंबर का पेपर भी पूछ ले। ठीक है। बात करते हैं ऑडिट ऑफ बैंक्स की। मैं ऑडिट ऑफ बैंक्स को 3 डिवीजन में बांट देता हूँ। डिवीजन 1 है अपना एडवांसेस। सर बेसिक चीज समझो, बैंक का काम क्या होता है। सर बैंक का काम ये होता है कि सर डिपॉजिटर से वो पैसा लेता है और सामने किसी को एडवांसेस लोन्स देता है। अभी कॉन्सेप्ट समझो सर। सर बैंक का मेन जो असेट है दैट इज एडवांसेस। सर एडवांसेस असेट क्यों है? अरे बैंक वो दे रहा है एडवांसेस, उसके अगेंस्ट में वो पैसा तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, प्रिंसिपल साथ के साथ में सर उससे ब्याज भी मिलेगा। ठीक है। तो बैंक के लिए सर वो असेट उसे होता है जिससे वो इनकम जनरेट करता है। क्या ये बात आपको समझ में आती है? मेजर एरिया जो डिस्कशन का चलता है इस चैप्टर में वो एडवांसेस ही चलता है। ठीक है सर। तो माइंडसेट क्या है सर अपना? पहले सर बैंक जो लोन देता है दैट इज एडवांसेस। ठीक है। लोन बोलो एडवांसेस बोलो, हम उसके बारे में बातें करेंगे। ठीक है सर। यहाँ पे सर कार लोन भी डिस्कस होगा, होम लोन भी डिस्कस होगा, एक सीसी होता है वो भी डिस्कस होगा, एक टर्म लोन होता है वो भी डिस्कस होगा। सर बहुत सारे लोन्स यहाँ पे डिस्कस होंगे, सारे एग्जांपल्स में लेके चलूंगा। ठीक है सर। सर पहला टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ एडवांसेस, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ एडवांसेस। सर 2 तरीके के एडवांसेस होते हैं। एक तो होता है फंडेड लोन और एक होता है सर नॉन फंडेड लोन। एक होता है फंडेड लोन, एक होता है नॉन फंडेड लोन। सर नाम पे फोकस करो। फंडेड लोन में क्या होगा? सर बैंक एक्चुअल में फंड ट्रांसफर कर रहा है बोरोवर को। एग्जाम्पल होता है सर इसका फेवरेट सीसी, ओडी, डिमांड लोन। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। सर होता क्या है कॉन्सेप्ट? सर एक्चुअल में फंड ट्रांसफर हो रहा है बोरोवर को। ठीक है। इसके एग्जाम्पल ध्यान से पढ़ना सर, ये सारे एग्जाम्पल ही अपने जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा डिस्कस होता जाएगा। सीसी हो गया, ओडी हो गया, डिमांड लोन हो गया, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज हो गया, पार्टिसिपेशन ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस कंसोर्शियम लोन होता है ये, इंटरेस्ट बियरिंग स्टाफ लोन। सर ये सबकी मैं बातें करूँगा। ठीक है। पर सर नॉन फंडेड लोन क्या होता है? एक्चुअल फंड ट्रांसफर ही नहीं हो रहे बोरोवर को। सर एक्चुअल फंड ट्रांसफर नहीं हो रहे बोरोवर को, और बेस्ट एग्जांपल होते हैं इसके लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी। लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी अपने में सर बहुत बड़ा डिस्कशन है। यहाँ पे आपके इंटर लेवल पे सर बस ये दो नाम याद में रख के चलना, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी। मैं आपको छोटा सा एक आइडिया दूं तो बैंक गारंटी में क्या होता है? बैंक गारंटी देता है कि अगर इसने डिफॉल्ट करा तो मैं पे कर दूंगा। लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है? एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करने के बाद में सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करता है बैंक को, और सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में वो उसका फंड रिलीज करता है। तो नेचर अलग अलग है, बट हमको चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी अभी के लिए। एग्जाम आ चुके अपने, सिंपल ध्यान में रख के चलना सर। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी से किसका पार्ट होता है? नॉन फंडेड लोन का पार्ट होता है। समझिएगा सर। सर फंडेड लोन का सीसी, ओडी, टर्म डिपॉजिट, डिमांड लोन, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज, पार्टिसिपेशन ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस, इंटरेस्ट ऑन स्टाफ बियरिंग लोन। ठीक है। डन सर, डन। देन आगे बात करते हैं सर क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस सिक्योरिटी वाइज। कॉन्सेप्ट को समझना, नेचर वाइज सिक्योरिटी होती है यहाँ पे, प्राइमरी सिक्योरिटी, कोलेट्रल सिक्योरिटी। कॉन्सेप्ट को समझो सर। बैंक से आप लोन लेने जाओगे तो सिक्योर्ड लोन होगा तो आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। अभी एक एग्जाम्पल पे फोकस करना। मैं बैंक से होम लोन लेने गया तो मेरे को क्या करना होगा? सर सिक्योरिटी में अपना होम बैंक के पास में मॉर्गेज कराना पड़ेगा। हाँ सर। अभी मेरी बात सुनो ना। जो आपकी मेन सिक्योरिटी होती है, जो बोरोवर ऑफर करता है बैंक को कि सर इसके बेसिस पे मेरे को लोन दे दो, दैट इज योर प्राइमरी सिक्योरिटी। सर कार लोन का एग्जांपल पकड़ के चलो। कार लोन में क्या होता है? सर आप कार के अगेंस्ट में कार लोन उठाते हो। हाँ सर, दैट इज योर प्राइमरी सिक्योरिटी, मेन सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय बोरोवर। पर बैंक बैंक ने बोला सर ये मेन सिक्योरिटी के साथ में आपको सर एक एडिशनल सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी। सर एक काम करो ना, होम लोन में है ना सर,
थोड़ी सी एफडी भी सर, एफडी भी सिक्योरिटी के बेसिस पे रख दो ना सर, दैट इज व्हाट कोलेटरल सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय बोरोवर। कॉन्सेप्ट समझिएगा सर, एग्जांपल क्लिक हुआ, सिंपल। होम लोन में बोरोवर ने होम को मॉर्गेज कराया, दैट इज अ प्राइमरी सिक्योरिटी, मेन सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय बोरोवर। साथ ही साथ में बैंक वालों ने बोला सर एडिशनल सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी, एफडी को एडिशनल सिक्योरिटी उसने दे दी, दैट इज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। कॉन्सेप्ट समझिएगा सर, दैट इज योर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी सिक्योरिटी एंड कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल वेरी करेगा ही करेगा, आप इनके एग्जाम्पल्स कैसे रट नहीं सकते हो कि सर प्राइमरी सिक्योरिटी में यही आएगा, कोलेटरल सिक्योरिटी में यही आएगा। ऑब्वियसली सर लोन के नेचर पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ूँ मैं सर? हाँ, अब आओ मेरे साथ में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी। दिस इज अ टॉपिक जहां पे आपको 4 नंबर का क्वेश्चन भी पुटअप हो जाएगा, कॉन्सेप्ट में पूरा समझा दूंगा, 4 नंबर का क्वेश्चन आप टेकअप कर लोगे, साथ ही साथ में सर 2-2 नंबर के एमसीक्यू भी टेकअप यहाँ से होएंगे, इंस्टीट्यूट बिल्कुल पूछेगा। चीज को समझते हुए चलना बहुत लॉजिकल वे में। सर मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी मतलब क्या होता है? बोरोवर क्या करता है? बैंक को सिक्योरिटी देता है। तो सिक्योरिटी अलग अलग तरीके से क्रिएट होती है, हर बैंक हर लोन का नेचर अलग होता है। अपन बहुत सारे लोन्स की यहाँ पे बातें करेंगे एग्जाम्पल लेते समय, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सर पहला मैं बात कर रहा हूँ मॉर्गेज की। किसकी बात कर रहे हैं अपन? मॉर्गेज की, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मॉर्गेज में 2 तरीके के होते हैं, रजिस्टर्ड मॉर्गेज एंड इक्विटेबल मॉर्गेज। मेरी बात को ध्यान से सुनो ना सर। सर ये मॉर्गेज है ना, किसके लिए होता है? ये इमूवेबल सिक्योरिटीज होती है। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट को समझो। होम लोन का एग्जांपल लेके चलना। मैंने होम लोन लिया तो मेरे को सर अपना घर गिरवी रखना पड़ेगा। हाँ सर, इसके 2 तरीके हैं। सर 2 तरीके कौन से हैं? रजिस्टर्ड मॉर्गेज और इक्विटेबल मॉर्गेज। रजिस्टर्ड मॉर्गेज और इक्विटेबल मॉर्गेज। सर रजिस्टर्ड मॉर्गेज में क्या होता है? एक मॉर्गेज डीड साइन हो जाती है, किसके बीच में सर? बैंक के बीच में, बोरोवर के बीच में। कौन सी डीड साइन हो जाती है सर? मॉर्गेज डीड। और मॉर्गेज डीड में सर क्लियरली लिखा हुआ होता है कि ये बोरोवर ने बैंक को एज अ सिक्योरिटी दिया है। आप बात समझे क्या? सर राजू टेक्स होम लोन फ्रॉम बैंक, राजू मॉर्गेज होम थ्रू रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मॉर्गेज डीड। बट सर दूसरा एग्जाम्पल भी समझना। सर इक्विटेबल मॉर्गेज में क्या होता है? राजू जब ये होम होम लोन लेता है ना, तो राजू क्या करता है? टाइटल डीड्स, जो ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना सर, ओरिजिनल डीड सर वो बैंक को ट्रांसफर कर देता है। सर कॉमन सेंस लगाना, अभी भी राजू के नाम पे ही वो मकान, बट दोनों में अंतर क्या हो रहा है सर? एक में तो मॉर्गेज डीड साइन हो रही है, जहां पे अगेन क्लियरली डिफाइन होता है कि सर ये बोरोवर से सिक्योरिटी दे रहा है बैंक को, और सर एक में क्या हो रहा है? टाइटल डीड्स ही ट्रांसफर हो रही है। समझे क्या सर? सर मॉर्गेज में होम लोन का एग्जांपल लेके चलोगे, होम लोन का कॉन्सेप्ट लेके चलोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है। समझे सर? मॉर्गेज इज क्लियर, आगे बढ़े? हाँ सर। सर नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ, नेक्स्ट बोलता हूँ प्लेज के बारे में। प्लेज के बारे में सर प्रियंका गांधी का नाम ध्यान रखना सर। पी से प्लेज, जी से गोल्ड। पी से प्लेज, जी से गोल्ड। गोल्ड लोन का एग्जांपल लेते हैं। सर गोल्ड लोन में क्या कॉन्सेप्ट होता है? बोरोवर को गोल्ड लोन लेना होता है ना, तो बोरोवर क्या करता है? अपना गोल्ड है ना बैंक को देता है, और बैंक उसके अगेंस्ट में उसको लोन दे देती है। आप कॉन्सेप्ट समझो सर, बैंक ने क्या, बोरोवर ने क्या करा? गोल्ड बैंक को दिया है, मतलब सर सर पोजेशन ट्रांसफर हुई है। हाँ, बट सर ओनरशिप अभी भी सर बोरोवर की रहती है। ऐसा नहीं होता कि सर बैंक के नाम पे वो गोल्ड हो गया, नहीं सर, पोजेशन ट्रांसफर हो गई है, बट सर ओनरशिप किसके पास में अभी भी है सर? बोरोवर के पास में है। दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेज। क्या आपको ये एग्जाम्पल ध्यान रहेगा सर? प्रियंका गांधी का एग्जाम्पल ध्यान रहेगा सर? हाँ सर। गोल्ड लोन में क्या होता है सर? गोल्ड बैंक को देते हैं, ओनरशिप स्टिल रिमेन्स विद द बोरोवर, और बैंक क्या करता है? उसके अगेंस्ट में लोन दे देता है। सबसे इजी तरीका होता है सर लोन लेने का। ठीक है, एक्स लिमिटेड टेक गोल्ड लोन, एक्स लिमिटेड ट्रांसफर पोजेशन ऑफ गोल्ड टू बैंक, लीगल ओनरशिप रिमेन्स विद द बोरोवर, ओनली पोजेशन इज ट्रांसफर्ड। प्रियंका गांधी का एग्जाम्पल ध्यान रख रहेगा सर? हाँ सर। ठीक है, देन हाइपोथिकेशन। सर कॉन्सेप्ट को समझना, हाइपोथिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथिकेशन में क्या होता है? पहले सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं लेता हूं सर, कैश क्रेडिट लोन का, सीसी लोन का। सीसी लोन क्या होता है? पहले ये चीज समझो, कैरेक्टरिस्टिक समझो सर इसके।
सीसी लोन होता है सर आपके वर्किंग कैपिटल लिमिट के लिए। और आप क्या करते हो सर, आपका जो इन्वेंट्री होती है ना और डेटर्स होते हैं ना सर, इन्वेंट्री और डेटर्स के बेसिस पे आपको सर सीसी लिमिट आपकी बैंक निकालता है और उसके हिसाब से आपको लिमिट दी जाती है, कैश क्रेडिट लिमिट। किसके बेसिस पे दी जाती है सर? अगेंस्ट स्टॉक एंड डेटर। बात समझे क्या सर? बात समझे क्या? हाँ। अभी हाइपोथिकेशन में कॉन्सेप्ट एक और समझो, कार लोन का भी एग्जांपल देता हूँ। सर कार लोन में क्या होता है? कार लोन में क्या होता है सर? लोन तो लिया जाता है कार के पेपर्स के बेसिस पे, पर सर कार बैंक वाले तो नहीं चलाते ना, आप ही चलाते हो। हाँ सर। अब ये दो एग्जांपल लेके चलना। सर पहला एग्जांपल, मैंने ये जो कार लोन का लिया ना, इसमें कॉन्सेप्ट हमने क्या निकाला सर? ओनरशिप बोरोवर के पास में है सर, पोजेशन भी किसके पास में है सर? सर बोरोवर के पास में है। सर कैश क्रेडिट का एग्जांपल लेते हैं। सर मुझे बताओ, क्या बैंक वाले आपका स्टॉक जो गोडाउन में पड़ा हुआ है वो अपने बैंक में रखेंगे? नहीं सर। यहाँ पे भी सर स्टॉक का जो पोजेशन है ना वो ट्रांसफर नहीं होता। बोरोवर यहाँ पे क्या करता है सीसी लोन में? पीरियोडिकल स्टॉक स्टेटमेंट भेजता जाता है। इसकी बातें अपन आगे जाके भी करेंगे। ठीक है। तो हाइपोथिकेशन में कॉन्सेप्ट क्या हुआ तुम्हारा सर? हाइपोथिकेशन में कॉन्सेप्ट ये हुआ है कि सर पोजेशन भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है, और सर ओनरशिप भी ट्रांसफर नहीं हो रही है। और इसके सर मैंने आपको वैरायटी क्या बताई सर? वैरायटी ये बताई कार लोन की, सीसी लोन की। क्या ये बात आपको समझ में आती है क्या? कौन सा समझ में आता है क्या? मैं अगर आपको बताऊं ना, तो ये हाइपोथिकेशन में एक बेसिक चीज़ होती है, सिक्योरिटी जो होती है ना वो मूवेबल सिक्योरिटी होती है। ठीक है क्या सर? क्या ये बात आपको समझ में आती है? अलग अलग नेचर है, आपको कॉन्सेप्ट समझते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है सर। प्लेज में क्या करा था? प्रियंका गांधी का एग्जांपल लिया था। सर हाइपोथिकेशन में सर हमने कैश क्रेडिट और कार लोन का एग्जांपल लिया। और सर मॉर्गेज में हमने किसका एग्जांपल लिया? सर हमने होम लोन का एग्जांपल लिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। असाइनमेंट। सर ये असाइनमेंट क्या होता है समझना। असाइनमेंट बेसिकली क्या होता है, आप है ना बैंक को अपने कुछ फ्यूचर बेनिफिट्स ट्रांसफर कर रहे हो लोन लेने के लिए। फॉर एग्जांपल बुक डेट, आपने डेटर से जो पैसा आने वाला था ना सर वो बैंक को ट्रांसफर कर दिया, उसका बेनिफिट। या सर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अगेंस्ट में आपने लोन ले लिया। तो बेसिकली दो चीज़ों के बेसिस पे ये लोन मिलता है सर। एक्शनेबल क्लेम्स लाइक बुक डेट्स एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। आपने क्या करा सर? बैंक को अपना बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया है और बैंक उसके अगेंस्ट में आपको लोन दे रहा है। एग्जाम्पल सुनो ना सर। एग्जाम्पल वन, असाइन बेनिफिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टू सिक्योर पर्सनल लोन। असाइन रिसीवेबल टू अवेल लोन्स। असाइनमेंट का मतलब समझे सर, आपने अपना एग्जिस्टिंग या फ्यूचर बेनिफिट असाइन कर रहे हैं सर बैंक को टू अवेल द लोन। कॉन्सेप्ट समझे क्या सर? असाइनमेंट का कॉन्सेप्ट समझे? हाँ सर। सर ये प्लीज़ लॉजिकल वे में समझते हुए चलो। आपको अगर लिखने के लिए भी आया तो आप एग्जाम्पल्स, आपको मैंने इतने दे दिए, आप एग्जाम्पल्स के थ्रू अपना चीज़ें लिख सकते हो सर। इसमें ये नहीं है कि सर वर्ड टू वर्ड लिखो सर, प्लीज़ ये अप्रोच मत रखो। मेरे को पता है सर रट्टाफिकेशन अप्रोच बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बट हर चीज़ में सर रट्टाफिकेशन अप्रोच नहीं चलती। जहाँ पे रटाना होता है मैं वहाँ पे रटाता हूँ, बट जहाँ पे कॉन्सेप्शल समझाना है सर, बिना कॉन्सेप्ट के आप ये चैप्टर कर नहीं सकते सर। ठीक है। असाइनमेंट कॉन्सेप्ट इसके लिए आगे बढ़े। देन बात करते हैं अपने सेट ऑफ की। सर सेट ऑफ मतलब क्या? आपका बैलेंस सेट ऑफ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरी बात को सुनना सर। बोरोवर है ना राजू, राजू के अगेंस्ट में सर एक लोन का बैलेंस चल रहा था 10,000 रुपये का। राजू उसके पैसे चुका नहीं रहा था, ठीक है सर। पर राजू का एक सेविंग अकाउंट था जिसमें सर 5,000 रुपये पड़े हुए थे। सर बैंक के पास में ऑप्शन है सर, वो 10,000 से 5,000 को सेट ऑफ कर सकती है, मतलब वो 5,000 का जो बैलेंस है ना वो सर बैंक एडजस्ट कर सकती है। दैट इज अ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट। बात को समझिएगा सर। हाँ अभी इसमें सर कुछ नियम है सर, नियम को समझो सर। सर एक चीज तो क्या, HDFC बैंक है, उसकी सारी ब्रांचेस को एक कंसीडर करते हुए चलना। HDFC बैंक मेरे अजमेर के वैशाली ब्रांच या बॉम्बे के नरीमन पॉइंट ब्रांच सर एक है, मतलब एक जगह लोन चल रहा है, एक जगह सेविंग बैंक अकाउंट चल रहा है सर, सेट ऑफ हो सकता है। पर इतना बेसिक कॉमन सेंस यूज कर लेना सर, HDFC बैंक और SBI तो अलग अलग है ना। हाँ सर, तो वहाँ पे सेट ऑफ अलाउड नहीं है सर। कैसे होगा सर? प्रैक्टिकली सेट ऑफ होगा भी कैसे सर? हाँ, तो ऑल ब्रांचेस ऑफ वन बैंक ट्रीटेड एज सिंगल एंटिटी। अच्छा सर, एक और कॉन्सेप्ट समझना सर। सर सेट ऑफ करने के लिए सर नियम ये कहता है कि लीगल ओनरशिप ऑफ अकाउंट शुड बी सेम। मतलब सर सेट ऑफ अगर आप कर रहे हो तो लोन अकाउंट और सर डिपॉजिट अकाउंट के सर नाम जो है ना बिल्कुल सेम होने चाहिए।
क्या ये बात आपको समझ में आती है? मतलब सर सपोज करो एक राजू है और राजू जिस कंपनी में डायरेक्टर है ना वो एक्स लिमिटेड है, तो सर राजू और एक्स लिमिटेड का बैलेंस सेट ऑफ नहीं कर सकते, दैट वुड बी रॉन्ग। क्या आप कॉन्सेप्ट को समझे क्या सर? सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट समझे? हाँ सर, ठीक है। देन एक छोटा सा पॉइंट है लियन। लियन का मतलब क्या होता है सर? लीगल चार्ज क्रिएट करना सिक्योरिटीज के सिक्योरिटीज पे टू अवेल द लोन। ठीक है, क्रिएशन ऑफ लीगल चार्ज, गिविंग राइट टू लेंडर टू राइट टू सीज लिक्विडेट एसेट। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या सर? कार लोन में अगर आपने पैसा नहीं चुकाया तो सर बैंक के पास में सर ये पावर होती है, बैंक के पास में पावर होती है कि सर वो आपकी कार को जब्त करके लेके चल जाएगी। सर उसमें आप इफ एंड बट नहीं कर सकते मेरी कार लेगा मेरी कार लेगा, अरे वो बिल्कुल लेके जाएगी सर, उनके पास में ये पावर क्रिएट हो जाती है। क्या ये बात आप समझ गए क्या? हाँ सर, मैंने आपको सर बहुत सारे पॉइंट्स बताए, प्लीज़ मेरे साथ में एक बार टॉपिक को समराइज करो। एग्जाम्पल्स प्लीज़ ध्यान में रखते हुए चलना, बड़ा इजी तरीके से आपका काम हो जाएगा। सर पहला कॉन्सेप्ट था मॉर्गेज का। सर मॉर्गेज में किसका एग्जाम्पल ध्यान में रखोगे सर? इमूवेबल सिक्योरिटी लाइक होम लोन। होम लोन में सर दो तरीके से करा था, एक तो सर ट्रांसफर कर दिए थे टाइटल डीड्स, दैट वॉज सर इक्विटेबल मॉर्गेज, और सर एक करा था सर रजिस्टर मॉर्गेज डीड को साइन करा था, दैट इज सर रजिस्टर मॉर्गेज। देन हमने बातें करी थी सर प्लेज की। प्लेज था सर प्रियंका गांधी। गोल्ड लोन, सर गोल्ड लोन में क्या होता है सर? पोजेशन ट्रांसफर होती है, ठीक है, पोजेशन ट्रांसफर होती है और बैंक वाले आपको लोन दे देते हैं। ठीक है, एक्स लिमिटेड टेक गोल्ड लोन, एक्स लिमिटेड ट्रांसफर पोजेशन ऑफ गोल्ड टू बैंक, है ना? अभी कॉन्सेप्ट को समझना सर। ओनरशिप तो सर किसकी है? अगेन बोरोवर की है। सर हाइपोथिकेशन में क्या कॉन्सेप्ट था सर? यहाँ पे पोजेशन भी ट्रांसफर नहीं हो रही है, ओनरशिप भी ट्रांसफर नहीं हो रही है। सीसी लोन, कार लोन का एग्जाम्पल लिख के चलना, ठीक है। अभी हाइपोथिकेशन और प्लेज में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या हुआ सर? पोजेशन का हुआ। देन असाइनमेंट, असाइनमेंट में क्या हुआ सर? आपने एक्शनेबल क्लेम्स लाइक बुक डेट्स एंड एलआईपी को असाइन कर दिया सर बैंक को। सर सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट क्या सर? बैलेंसेस सेट ऑफ हो रहे हैं, बट रूल क्या था सर? ब्रांचेस को एक ही मानना, सारी ब्रांचेस को एक मानना, और सर लीगल नेम शुड बी सेम। आंसर लियन। लियन में सर बैंक के पास में राइट आ गया कि भाई अगर आप नहीं चुका रहे हो तो सर वो आपकी प्रॉपर्टी को सीज कर देंगे, यहाँ तक कि कार, अपनी आपकी कार भी लेके जाएंगे सर। कॉन्सेप्ट को समझिएगा सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। एग्जामिनेशन में सर आपसे ये एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने को भी पूछ सकते हैं, बट व्हाट इट विल बी लाइक, आपको केस देंगे, आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा, देन आपको एक्सप्लेन करना होगा। सर एक्सप्लेनेशन आप बुक से एक बार पढ़ लेना, आपको दिक्कत नहीं आएगी, सेम कॉन्सेप्ट आपका लिखा हुआ है। ठीक है सर, मेरी बात को सुनो ना, मैं आपको इसका एक क्वेश्चन बताता हूँ, आपको समझेगा सर। अच्छा, चलो यहाँ पे आंसर लिखे हुए, आंसर को इग्नोर कर दो अभी के लिए, ठीक है। स्टैट्यूटरी राइट ऑफ क्रेडिटर टू एडजस्ट डेबिट बैलेंस इन डेटर्स अकाउंट अगेंस्ट एनी क्रेडिट बैलेंस लाइंग इन अनदर अकाउंट ऑफ डेटर। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, आपको आपको लॉजिक पता होगा तभी आप सेट ऑफ लिख पाओगे। क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इन अ बैंक ब्रांच बाय मियर डिलीवरी ऑफ टाइटल डीड्स बाय अ प्रोस्पेक्टिव बोरोवर ऑफ द फंड। सर ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? टाइटल डीड्स ट्रांसफर करने के बाद में तो सर वही होता है, इक्विटेबल मॉर्गेज डीड होता है, ठीक है। अगर ये आप तभी कर सकते थे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर था। डन सर? हाँ, ठीक है। अब भाई मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहा हूँ। चाहे तो वीडियो को पॉज कर लो, 2 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर पूरी एनर्जी के साथ में देखना। और अगर तुम स्पीड तेज करने की कोशिश कर रहे हो तो भाई साहब तुम गलत जगह पे हो। मैं तुम्हें कॉन्सेप्चुअल तरीके से रिवीजन कराऊंगा। योर स्पीड शुड बी 1। अगर स्पीड तेज कर रखी है भाई, वीडियो को बंद करो, टाटा बाय बाय हो जाओ। इस लेक्चर में बैठने की ज़रूरत तुम्हें नहीं है। सर इतना ऐसे क्यों कह रहे हो? बेटा क्लियर इंस्ट्रक्शन है, मेरे को पता है चीज़ नहीं समझ में आएगी, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो की स्पीड को तेज मत करना। बात करते हैं सर नॉन परफॉर्मिंग असेट की। मेरी बात को कॉन्सेप्ट को समझो पहले सर। व्हाट इज एनपीए? एनपीए का कॉन्सेप्ट क्या है? सर एनपीए का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि आप आपके लिए सर असेट क्या है, पहले चीज समझो। सर आपने जो एडवांसेस दे रखे हैं, अब वो परफॉर्म करता है आपके लिए। सर परफॉर्म कैसे करता है? सर उस एडवांसेस के बेसिस पे सर आपको ब्याज मिलता है, दैट इज परफॉर्म। अब उसने परफॉर्म करना बंद कर दिया है तो आप उसको क्या बोल रहे हो सर? नॉन परफॉर्मिंग असेट। मतलब सर असेट में सर दिक्कतें हैं सर, बोरोवर से पैसा आ नहीं रहा, मामला सर ऐसा कुछ हो गया है। हाँ सर, यही कॉन्सेप्ट आपका चलेगा। नॉन परफॉर्मिंग असेट का कॉन्सेप्ट समझे सर। एडवांस इज योर असेट, वो आपको परफॉर्म करके देता था, उससे ब्याज ब्याज मिलता था, प्रिंसिपल मिलता था। हाँ सर, अब सर शायद कुछ मिलना बंद हो गया, दैट्स व्हाई यू आर क्लेमिंग इट एज नॉन परफॉर्मिंग असेट। नाम से मतलब समझा क्या सर? हाँ, तो नॉन परफॉर्मिंग असेट कब आप क्लासिफाई करते हो एडवांसेस को?
सर एनपीए क्लासिफाई करने से सर बहुत चीज़ें चेंज हो जाती है, तो वो अपन क्या चेंज होती है वो अभी अपन देख लेंगे। पहले ये चीज़ समझते हैं सर एनपीए कब बोलेंगे। सर एडवांसेस वेयर 3 कैटेगरी है। पहले मैं टर्म लोन का मतलब समझा देता हूँ। सर टर्म लोन कब लिया जाता है? टर्म लोन स्पेसिफिकली प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने के लिए आपका टर्म लोन लिया जाता है। टर्म लोन में क्या कॉन्सेप्ट है? इंटरेस्ट एंड और इंस्टॉलमेंट ऑफ पेमेंट रिमेन्स ओवर ड्यू ग्रेटर देन 90 डेज इन केस ऑफ टर्म लोन। सर टर्म लोन में अगर आपका इंटरेस्ट या प्रिंसिपल का इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू हो गया 90 डेज से ज़्यादा, तो आप उसको क्या, खाते को क्या बोलोगे? सर एनपीए। तब बड़ी दिक्कत की बात है सर। अब पहले समझो ना सर, ये ओवर ड्यू का मीनिंग क्या है। ओवर ड्यू का मीनिंग क्या होता है कि सपोज करो आपकी ड्यू डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट थी 2 तारीख की, आपने 2 तारीख को पे नहीं करा, दैट अकाउंट बिकम्स ओवर ड्यू। पहले तो ओवरड्यू का कॉन्सेप्ट समझ लो। सर ओवरड्यू का मतलब क्या है? सर नोट नंबर 1 दे रखा है यहाँ पे। सर ओवरड्यू मतलब ड्यू डेट थी आपकी सर 2 तारीख की, 2 तारीख की, आपने सर 2 तारीख को पेमेंट नहीं करा, तो सर अगले दिन से वो खाता क्या हो गया? ओवरड्यू। ओके सर। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट था सर, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ओवरड्यू का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी सुनो ना सर। सर टर्म लोन के केस में सामने वाली पार्टी ने सर या तो इंटरेस्ट या सर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करा है। सर कितने टाइम से? सर 90 डेज से ज़्यादा हो गया। आप उस खाते को क्या बोलोगे? सर ये खाता सर एनपीए है सर, ये परफॉर्म नहीं कर रहा सर, नॉन परफॉर्मिंग असेट। क्या आपको ये बात समझ में आती है? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है? हाँ सर। ठीक है, 90 डेज ओवर ड्यू ग्रेटर देन 90 डेज। ओके सर। सेकंड सेकंड है सर, सर ओडी या सीसी के केस में आपका अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है। अगर आपका अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है तो सर वो नॉन परफॉर्मिंग असेट है। आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है सर, अपन को अभी वो देखना पड़ेगा। ठीक है, आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है पहले ये अपन एक बार देखते हैं। सर आउट ऑफ ऑर्डर, मेरी बात को सुनो ना सर। सर यहाँ पे 2 वर्ड यूज होएंगे सर, सेंशन लिमिट, ड्राइंग पावर। इसका क्या मतलब होता है, डिफरेंस क्या होता है, मैं आगे जाके अभी तुम्हें बताऊंगा। सुनो ना, मेरी बात को सुनो ना सर। सर आउट ऑफ ऑर्डर कब बोलेंगे खाते को? सीसी और ओडी के केस में अपन आउट ऑफ ऑर्डर देखते हैं। अगर आउट ऑफ ऑर्डर हो गया सर एनपीए मान लेना। ठीक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एन अकाउंट बिकम्स आउट ऑफ ऑर्डर इफ सर उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन्स कंटिन्यूसली इन एक्सेस ऑफ सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पावर। ठीक है, मैंने अभी तक इसमें डिफरेंस नहीं बताया है, अभी लोड भी मत लो। तो सैंक्शन लिमिट, ड्राइंग पावर, सपोज करो आप बैंक से ड्रॉ कर सकते थे 80 लाख। सर ड्राइंग पावर का बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक मतलब क्या सर? ड्रॉ, इतना मैक्सिमम आप बैंक से ड्रॉ कर सकते थे 80 लैक्स का। बट सर प्रॉब्लम क्या हो रही है सर, आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस, सर जो बोरोवर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है ना, दैट इज कंटिन्यूसली इन एक्सेस ऑफ 80 लाख रुपीज। ओके सर, 80 लाख रुपीज सर आउटस्टैंडिंग कंटिन्यूसली है। अभी मेरी बात को सुनो ना सर। सर बैंक इसमें क्या बोलता है? सर ये खाता सर क्या है? आउट ऑफ ऑर्डर है। क्यों? सर मैक्सिमम विड्रॉ बोरोवर 80 लाख कर सकता था, और उसका आज की डेट में सर आउटस्टैंडिंग बैलेंस ग्रेटर देन 80 लाख कंटिन्यूसली चल रहा है। सर ये अलग अलग रीजंस के कारण हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि उसने इंटरेस्ट पे नहीं करा हो। एक और रीज़न होता है सर, ड्राइंग पावर क्या होता है सर, रेगुलरली चेंज होती जाती है, उसके कारण भी हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग रीजंस हो सकता है। तो पहला कंडीशन तो क्या सर, आउटस्टैंडिंग बैलेंस एक्सेस में है किसके साथ? सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पावर। मैं एक लाइन में सैंक्शन लिमिट, ड्राइंग पावर का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आगे जाके वापस बता दूंगा। टेंशन लिमिट होता है सर मैक्सिमम एक्सपोजर बोरोवर के अगेंस्ट में बैंक जो ले रहा है, मैक्सिमम एक्सपोजर। और सर ड्राइंग पावर क्या होती है? सर इतना ही मैक्सिमम ड्रॉ बोरोवर कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्स। इसकी बातें अपन आगे करेंगे। ठीक है, आगे करेंगे। आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन कंटिन्यूसली इन एक्सेस ऑफ सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पावर। फर्स्ट कंडीशन इज दिस। और मतलब सर और क्यों लिखा है? अगर तीनों में से कुछ भी हुआ तो सर आउट ऑफ ऑर्डर मान लेना, एनपीए मान लेना। ठीक है सर। सेकंड कंडीशन, सर सेकंड कंडीशन में सर इन्होंने ये लिखा कि सर आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज लेस देन सैंक्शन लिमिट ड्राइंग पावर। बढ़िया सर, बढ़िया 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 बढ़िया। आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज लेस देन सैंक्शन पावर, सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पावर। बट रुको 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 रुको। सर देयर इज नो क्रेडिट कंटिन्यूसली
फॉर 90 डेज एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट। सर इसकी इंपॉर्टेंस भी है। सर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, पहले तो बोल रहे कि सर आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो ठीक है, तो आप खुश हुए कि सर ठीक है आउट ऑफ ऑर्डर नहीं है। पर फिर बोला कि सर बैलेंस शीट डेट पे देखे ना, सो सर 90 डेज से सर कोई क्रेडिट ही नहीं आया है। 90 डेज से सर खाते में कोई क्रेडिट ही नहीं आया। आप फिर क्या बोलोगे, सर तकलीफ है, सर मामला गंभीर है, सर आउट ऑफ ऑर्डर खाते को बोलो। सर इसका मैं अभी एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, इस छोटी सी बात पे एक क्वेश्चन आपको करा दूंगा। ठीक है सर। थर्ड केस। सर क्रेडिट तो आया सर, सर क्रेडिट तो आ रहा है सर, बट दे आर नॉट इनफ टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द पीरियड। फॉर एग्जाम्पल मेरी बात सुनो ना सर। सर बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है ₹1,00,000 का, और आपका सर क्रेडिट आ रहा है 50,000 का। मतलब सर आपका इंटरेस्ट रीपेमेंट भी पूरा नहीं आ पा रहा है। अगेन सर बैंक क्या बोलता है, सर ये खाता सर खराब हो चुका है सर, इसको सर एनपीए ट्रीट कर दो, नॉन परफॉर्मिंग असेट। क्या ये बात आपको समझ में आती है क्या? कौन सा समझ में आता है क्या? सर मैंने क्या बोला, मेरी बात को सुनो ना सर, मैं क्वेश्चन करा दूंगा, क्वेश्चन से क्लैरिटी और आ जाएगी, टेंशन मत लो। आउट ऑफ ऑर्डर। सर आउट ऑफ ऑर्डर आप कब बोलोगे, जब आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन्स कंटिन्यूसली इन एक्सेस ऑफ टेंशन लिमिट या ड्राइंग पावर। और सर ये तो ठीक था, मतलब नहीं था सर एक्सेस में, बट सर बैलेंस शीट डेट पे देखे तो सर 90 डेज से सर कोई क्रेडिट ही नहीं है, क्वेश्चन करा हुआ अभी। तीसरा सर, सर क्रेडिट तो है, बट सर नॉट इनफ टू मीट द इंटरेस्ट क्राइटेरिया ऑल्सो। It's a very dangerous situation. Classify this as account as out of order if any of the condition met, and एनपीए हाथों हाथ आपका हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर। तीसरा सुनो ना, तब बिल डिस्काउंटेड के केस में सर बिल ओवरड्यू हो गया ग्रेटर देन 90 डेज, इन केस ऑफ बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज, तो भी आप उसको खाते को क्या बोल देते हो, एनपीए। ठीक है सर। नॉन परफॉर्मिंग असेट का कॉन्सेप्ट समझे? हाँ सर। सर टर्म लोन में सर खाता ओवरड्यू हो गया ग्रेटर देन 90 डेज। सीसी के केस में खाता सर आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, और सर आउट ऑफ ऑर्डर की 3 कंडीशन थी, और सर बिल ओवरड्यू के केस में सर 90 डेज। सर अभी तड़कते फड़कते क्वेश्चंस भी अपन करेंगे, डोंट वरी। सर नोट्स में ओवरड्यू का कॉन्सेप्ट समझा दिया, आउट ऑफ ऑर्डर का कॉन्सेप्ट समझा दिया। अभी मेरी बात को सुनो ना सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में क्वेश्चन भी आपका इसका पर्टिकुलरली आ सकता है। सुनो ना सर। सर लेट्स से सर एक थी एक था लेट्स से राजू। राजू ने सर कार लोन ले रखा था, राजू ने सर होम लोन ले रखा था। राजू ने सर होम लोन की तो सर सारी ईएमआई पे कर दी, सर ड्यू डेट पे सारी ईएमआई पे करते गया। बट सर वो कार लोन की ईएमआई पे ही नहीं कर रहा है सर। सर 4 ईएमआई उसने मिस कर दी है, 4 ईएमआई उसने मिस कर दिए। अब मुझे बताओ सर, 4 ईएमआई मिस कर दी है, ठीक है, कार लोन आपका एनपीए हो गया है ना। सर होम लोन का क्या करे? तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बोलता हूँ। सर होम लोन में माना सही सब कुछ चल रहा था, पर कार लोन में तो डिफ़ॉल्ट था। हाँ, सर आप क्या करो सर, कार लोन होम लोन सर दोनों को एनपीए मान लो सर। तो पर होम लोन में तो पैसा आ रहा था ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपका अगर एक जगह डिफ़ॉल्ट हो गया तो सर सारी सारी फैसिलिटी आपकी क्या हो जाती है सर, सारी फैसिलिटी आपकी पूरी की पूरी क्या हो जाती है सर, एनपीए हो जाती है। तो प्रॉब्लम राजू में हो गई ना, बात समझिएगा सर। क्या ये बात समझे सर? हाँ। अभी एक और छोटी सी चीज समझो ना सर। लेट्स से राजू इंडिया का रिचेस्ट पर्सन है, उसने लोन लिया बैंक से, सर बहुत सारी सिक्योरिटी भी रखी हुई है, सर राजू की गुडविल भी खराब है, पर सर राजू नालायक सर पैसे पे नहीं कर रहा सर। सर क्या करे बैंक, सर एनपीए माने नहीं माने? आप क्या बोलोगे सर, राजू के अगेंस्ट में सर सिक्योरिटी पड़ी है, सर राजू इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इन द प्लेनेट, ये वो फलाना फलाना। मैं क्या बोलता हूँ, बैंक उसका एनपीए मान लेना। सर उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बैंक क्या कंसीडर करता है सर, बैंक कंसीडर करता है रिकवरी के बेसिस पे। एनपीए का लॉजिक होता है सर रिकवरी के बेसिस पे, सिक्योरिटी के बेसिस पे नहीं होता सर, गारंटी के बेसिस पे नहीं होता। आप उसको सर एनपीए मान के चलना। क्या ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझे क्या सर? हाँ सर। अभी मेरी बात को सुनो ना सर, मैं आपको अब इसके कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, हमको पहले इसके कुछ क्वेश्चंस करने ज़रूरी है। हम्म। नहीं ये तो दूसरा है। हाँ भाई ये क्वेश्चन आओ ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। मेरी बात को सुनो ना सर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, एमटीपी सितंबर 24, सॉरी सितंबर 24 का है ये। सो कमेंट ऑन असेट क्लासिफिकेशन ऑफ अबव अकाउंट
एज ऑन 31 मार्च 2024 इन द बुक्स ऑफ बैंक इन अकॉर्डेंस विद द आरबीआई नॉर्म्स। मेरी बात को सुनो ना, ठीक है? देखना, कॉन्सेप्ट को सुनना। सर आपको बताना है कि सर ये एनपीए है या नहीं है। अच्छा, मैंने बहुत सारी बातें अभी नहीं करी है, ये स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है, एनपीए क्या होता है, मैं अभी साथ में बता दूंगा। ठीक है, अभी अपना डिस्कशन चल ही रहा था, पर मुझे इसका एक क्वेश्चन कराना है अभी। द नेशनल बैंक हैज़ एडवांस सीसी फैसिलिटी ऑफ 25 लाख टू सन इंडस्ट्री। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट, नॉट अ कंप्लीट स्टेटमेंट, एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट दे दिया है। ऑफ सन इंडस्ट्री के सीसी लिया था 25 लाख का। ठीक है सर। सर अगर अपन आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखें तो सर 25 लाख से सर कंटिन्यूसली कमी है सर। हाँ सर, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है सर, आउटस्टैंडिंग बैलेंस 25 लाख से सर कमी है। ठीक है सर, ये तो बढ़िया बात है, मतलब सर पहली कंडीशन तो कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। ठीक है, 31/3/2024 अपना ये पीरियड था। यहाँ पे सर 1 लाख रुपए उसने जमा कब कराया? 31/12 को कराया सर, 31/12/2023 को कराया। ठीक है सर, यहाँ पे इंटरेस्ट 25,000, 24,700, 24,800, 1,000, 24,900। ठीक है सर। ड्राइंग पावर ड्यूरिंग द अबव पीरियड वॉज कंसिस्टेंट एट ₹25 लाख। 25 लाख की ड्राइंग पावर थी सर, आपका ड्राइंग पावर से तो नीचे था, तो सर पहला कंडीशन तो कोई दिक्कत ही नहीं था। ठीक है, अभी सुनो ना सर। अकाउंट वॉज क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड एसेट एज ऑन 31/3। मेरी बात सुनो सर, या तो खाता सर एनपीए घोषित होता है या सर वो स्टैंडर्ड घोषित होता है। सिक्योरिटी चार्ज विद द बैंक रिमेन्स इंटैक्ट थ्रू आउट दिस पीरियड। अब मुझे एक चीज बताओ सर, बैलेंस शीट डेट पे खड़े हो जाओ, आउट ऑफ ऑर्डर की सर दूसरी कंडीशन चेक करो। आउट ऑफ ऑर्डर की सर दूसरी कंडीशन चेक करो भाई। सर दूसरी कंडीशन क्या थी? सर बैलेंस शीट डेट पे हम देखते हैं कि सर पिछले 90 डेज में कुछ क्रेडिट हुआ है क्या? बताओ भाई, पिछले 90 डेज में कुछ क्रेडिट हुआ है क्या? क्या पिछले दिन में कुछ, पिछले दिन 90 डेज में कुछ क्रेडिट हुआ? आंसर इज नो सर। सर आप इसको क्या कर दोगे खाते को? आउट ऑफ ऑर्डर। आप समझे क्या सर? सर ये 90 डेज कब से देखते हैं सर? हम 31/3 से देखते हैं सर, 31/3 से देखते हैं। हाँ सर, अभी देखो ना सर क्या लिखा हुआ है। इन अकॉर्डेंस विद द आरबीआई नॉर्म्स ऑन असेट क्लासिफिकेशन, an NPA is a loan or advance where the account remain out of order। किसके केस में सर? ओडीसीसी के केस में। सर ऑब्वियसली यू नीड टू एक्सप्लेन द 3 कंडीशन। सर इसको तो लिखना ही है सर, मेन बात था आपका कंक्लूजन। इन द गिवन केस, although the outstanding balance in account is less than the sanction limit drawing power, okay sir, but problem क्या हो रही है सर? there is no credit continuously for 90 days as per the second condition। इसलिए सर इस खाते को क्या करेंगे सर? इस खाते को सर आप एनपीए करोगे। ठीक है, अच्छा एनपीए में भी सब क्लासिफिकेशन होती है, वो अपन आगे बात करेंगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा। पर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा क्या सर? वो 3 कंडीशन में से सेकंड कंडीशन का कॉन्सेप्ट समझा क्या? हाँ सर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, डन। एक और क्वेश्चन करोगे तुम्हें भी? नहीं। हम्म आओ भाई, जुलाई 2021 का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? सीसी फैसिलिटी 1 करोड़ की दी थी, ड्राइंग पावर 80 लाख है। ठीक है सर, सीसी फैसिलिटी 1 करोड़ की दी थी, आज की डेट में सर ड्राइंग पावर 80 लाख है। सर आउटस्टैंडिंग बैलेंस 75 लाख है। सर ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो ओके है सर। इंटरेस्ट चार्ज टू द अकाउंट इज 3.5 लाख, पर टोटल क्रेडिट पूरे क्वार्टर में कितना है? 2.5 लाख। सर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्रेडिट इज नॉट एबल टू कवर द इंटरेस्ट पोर्शन ओनली? हाँ सर, क्या ये खाता आउट ऑफ ऑर्डर हो गया? हाँ सर, खाता ये आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। कौन सी कंडीशन के कारण? थर्ड कंडीशन के कारण। हाउ यू विल प्रोसीड विद द आंसर? सर आप तीनों कंडीशन पहले लिखोगे, फैक्ट ऑफ द केस बताओ, और कंक्लूजन में लिखोगे सर ये खाता एनपीए हो गया, रीजन बीइंग ऑफ वायलेशन ऑफ द थर्ड कंडीशन। क्या ये बात आप समझे सर? केवल रट्टाफिकेशन से नहीं काम होता, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द एनपीए। ओके सर, डन सर, आगे बढ़ो। अब मेरी बात को सुनो ना सर। सर एनपीए की अलग अलग कैटेगरी होती है, एनपीए की अलग अलग कैटेगरी होती है। अगर आपको लग रहा है, वीडियो को एक बार पॉज कर लेना अभी तक का, एक बार पूरा अभी तक का रिवाइज कर लेना, देन आगे बढ़ जाना। जस्ट अ टिप। ठीक है, अगर सपोज करो तुम पहली बार ही बैंक ऑडिट ऑफ बैंक्स पढ़ रहे हो,
तुम्हारी रट्टाफिकेशन अप्रोच थी, बिकॉज मैं एक ही वीडियो में सारा चीज डिस्कस करूंगा ना। तो क्लास कैटेगरी ऑफ एनपीए, अभी मैंने तुम्हें एनपीए बताया ना कि सर खाता एनपीए हो चुका है। सर एनपीए कब होता है? सर टर्म लोन ओवर ड्यू ग्रेटर देन 90 डेज, सीसी आउट ऑफ ऑर्डर, बिल डिस्काउंटेड ओवर ड्यू ग्रेटर देन 90 डेज। याद है क्या सर? हाँ सर। अब एनपीए की सर क्लासिफिकेशन होती है, सुनो ना सर। सर एनपीए की क्लासिफिकेशन कैसे होती है? सर सपोज करो इस दिन सर खाता एनपीए हो चुका था, बधाई हो सर, एनपीए हुआ है। 1/1/2021 बधाई हो सर, एनपीए हो गया है। अब एनपीए की सर अलग अलग कैटेगरी होती है। सर एनपीए की अलग अलग कैटेगरी होती है सर क्या? सर अगले 12 महीने तक तो सर वो उसको हम बोलते हैं सबस्टैंडर्ड असेट। क्या बोलते हैं उसको? सबस्टैंडर्ड असेट। ठीक है। पीरियड लेस देन इक्वल टू 1 ईयर। ठीक है। सर 1 साल बीत चुका है, अभी भी अगर वो एनपीए ही चल रहा है, तो सर अब आप उसको क्या करते हो सर? डाउटफुल असेट में क्लासिफाई करना स्टार्ट कर देते हो। मैंने कहा सर एनपीए जब से हुआ है, जब से तुम एनपीए हुए तब से तुम्हारी क्लासिफिकेशन हम करना स्टार्ट कर देंगे। सर एनपीए में हम सबसे पहले क्या बोलते हैं सर? सबस्टैंडर्ड असेट है सर ये। 12 महीने तक तो सर सबस्टैंडर्ड असेट घोषित कर देते हो। 12 महीने के बाद में सर उसकी क्लासिफिकेशन चेंज हो जाती है। सर क्लासिफिकेशन चेंज करने से कुछ होता है क्या? मैंने कहा भाई नियम बदल जाते हैं, क्या बात कर रहे हो तुम सर? तो सर 12 महीने के बाद में आप उसको डाउटफुल मानते हो सर। सर डाउटफुल के ध्यान रखना सर, डाउटफुल सर इसके बाद में 1 साल तक तो आप उसको D1 मानते हो सर, D1 कैटेगरी में घोषित कर देते हो सर उसको। ओके सर। ईयर 1 से लेके ईयर 3 तक आप उसको D2 मानते हो। ईयर 1 से लेके ईयर 3 तक आप उसको D2 मानते हो, और सर ईयर 3 के बाद में आप उसको D3 मानते हो। सर क्लासिफिकेशन से कुछ चेंज होएगा? बिल्कुल होएगा सर। मैंने कहा एक बार वापस देखो। सर खाता एनपीए हो गया, सर खाता एनपीए हो गया, तो आप उसको अगले 12 महीने तक तो सर सबस्टैंडर्ड मानते हो। ओके सर। उसके बाद में सर आप उसको डाउटफुल मानना स्टार्ट कर देते हो, और सर सबस्टैंडर्ड का पीरियड खत्म हो गया, उसके नेक्स्ट 12 महीने तक D1। सर ईयर 1 से लेके ईयर 3 तक D2, एंड ईयर 3 के बाद में आप किस पे चल जाते हो सर? D3। ठीक है सर, इतना ध्यान है सर? हाँ सर। अच्छा, जस्ट अ मिनट। हम्म। ठीक है, जस्ट अ मिनट। मेरे को कुछ चीज़ पढ़ानी है तुम्हें, एक बार होल्ड करो। दिख गया होगा तुम्हें। हम्म। ठीक है। कैटेगरी ऑफ एनपी करा। सर सबस्टैंडर्ड को तो क्या बोला? 12 महीने तक। डाउटफुल में बोला, इसकी डेफिनेशन में कंफ्यूज मत होना, मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा दिया। वुड बी वन विच हैज रिमेन इन द सबस्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ठीक है, सब कैटेगरीज हो जाती है इसकी। D1 डाउटफुल अप टू 1 ईयर D1, डाउटफुल 1 से 3 ईयर्स D2, डाउटफुल मोर देन 3 ईयर्स D3। सर इसकी लैंग्वेज से कंफ्यूज मत होना। लॉस असेट, सर कभी कभी क्या होता है, बैंक, आरबीआई का इंस्पेक्शन हो गया, बैंक के से इंटरनल ऑडिटर का इंस्पेक्शन हो गया सर, या स्टैट्यूटरी ऑडिटर का ऑडिट में सर किसी असेट को, किसी एडवांस को वो क्या बोल सकते हैं सर? ये लॉस असेट है सर, इससे तो कुछ पैसा ही नहीं आना, उसको क्या बोल देते हैं सर? लॉस असेट। ठीक है सर। अभी सुनो ना सर, मैंने तुम्हें इतनी बातें बताई, सर इसका लॉजिक क्या है? सर क्या होता है, जैसे ही सबस्टैंडर्ड डाउटफुल लॉस असेट में मैं बातें करता हूँ ना, वहाँ पे सर प्रोविजन, सर वहाँ पे सर प्रोविजन बनाना पड़ता है ऑडिटर बैंक को, और सर वहाँ पे सब प्रोविजन की कैटेगराइजेशन चेंज हो जाती है। मेरी बात को सुनो सर। सर सब स्टैंडर्ड के केस में आपको 15% प्रोविजन बनाना होता है। कितना सर? 15%। ठीक है सर। सर डाउटफुल के केस में D1 D2 D3। सर D1 में सिक्योर्ड पोर्शन, अनसिक्योर्ड पोर्शन मैंने सब में अलग अलग कर रखा है। सिक्योर्ड पोर्शन का तो सर D1 में 25% बना देना,
D2 में 40% बना देना, तो ऐसे याद रख सकते हो 15, 25, 40, ठीक है। और D3 में सर 100% बनाना। सर अनसिक्योर्ड पोर्शन का तो सर 100% बनाना ही बनाना, ठीक है सर। सर लॉस असेट का सर 100% प्रोविजन बनाना। सुनो ना क्या बोला मैंने। सर प्रोविजन का बेसिक सा रूल है सर, सबस्टैंडर्ड। सर सबस्टैंडर्ड में सिंपल सा लॉजिक है सर, 15% प्रोविजन सिंपल बनेगा। सर डाउटफुल में सर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड पोर्शन की बाइफिकेशन होती है। सर सिक्योर्ड का 25%, डाउटफुल 2 25%, ठीक है। डाउटफुल 3 100%, अनसिक्योर्ड पोर्शन का 100% बनता है। सर लॉस असेट का सर केवल और केवल 100% होता है, कोई इफ एंड बट नहीं होता, ठीक है सर। क्लैरिटी है सर? हाँ। अभी सुनो ना सर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकता है। सर आपको दिखा सर सिक्योर्ड पोर्शन अनसिक्योर्ड पोर्शन, तो सर ये कैसे कैलकुलेट होता है? इधर आओ ना मेरे साथ में। बाइफर्केशन ऑफ सिक्योर्ड पोर्शन एंड अनसिक्योर्ड पोर्शन, कॉन्सेप्ट को समझना सर। सर आउटस्टैंडिंग लोन 100 लाख का चल रहा है। सर आउटस्टैंडिंग लोन का बैलेंस 100 lakhs का चल रहा है। सर उसमें सिक्योरिटी वैल्यू है, रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 60 लाख है। तो सर क्या मैं बोल सकता हूँ सर लोन के अगेंस्ट में सिक्योरिटी खड़ी हुई है 60 लाख की, दैट इज योर सिक्योर्ड पोर्शन। हाँ सर, दैट इज योर सिक्योर्ड पोर्शन, राइट सर। अनसिक्योर्ड पोर्शन क्या हो गया सर? 40 लाख का। क्या ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई क्या? सर सिक्योर्ड पोर्शन क्लियरली क्वेश्चन में गिवन हो गया ना 60 लाख का। अनसिक्योर्ड पोर्शन से कैसे कैलकुलेट करा? सर आउटस्टैंडिंग लोन माइनस सिक्योर्ड पोर्शन 40 लाख का। सर उसके बेसिस पे आपका प्रोविजन बन जाएगा। क्या ये बात आपको समझी क्या? हाँ सर, मेरे साथ में क्वेश्चन करोगे इसका? हम्म। सुनो ना भाई, क्वेश्चन देखो। वाइल वेरीफाइंग provision of advances, CAZ notices that credit facility consisting of a term loan for two KRT enterprises have been classified under doubtful category D1। अगर doubtful category है तो 15% नहीं 25%, राइट। 25% सिक्योर्ड पोर्शन प्लस 100% अनसिक्योर्ड पोर्शन का बनता है, याद है आपको? हाँ सर। आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन अबव टर्म लोन इज 50 लाख। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड इन द अकाउंट इज 40 लाख। तो क्या मैं इसको सीधे सिक्योर्ड पोर्शन को 40 लाख बोल दूं क्या? हाँ सर। तो अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना हो गया सर? 50 माइनस 40, 10। इसकी कैलकुलेशन कर लो सर, आपका आंसर आ जाएगा सर। कितना हो गया? 40 का 25% कितना हुआ? 40 का 25% हो गया 10 लाख। और इसका अनसिक्योर्ड का 10 लाख, 20 लाख होना चाहिए। इट शुड हैव अ मेड प्रोविजन ऑफ 20 लाख इंस्टेड ऑफ 7.5 लाख, ठीक है। बात खत्म सर, खत्म सर, क्वेश्चन कंप्लीट सर। बस आपको एग्जाम में ऑब्वियसली सर डू द प्रॉपर कैलकुलेशन, आप ये शो करना, मैंने तो सीधे डायरेक्ट लिख दिया है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझा सर आप? डन सर, वेरी इजी, राइटली डन सर। आगे बढ़े, चलो भाई। अब मेरी बात को सुनो ना सर, मेरी बात को सुनो सर। इस पे सर आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं स्टैंडर्ड असेट पे। सुनो, मामला कैसे चलता है सर। सर अगर खाता एनपीए हो रहा है तो खाता एनपीए होने से पहले सर स्टैंडर्ड बोला जाता है। सर ये पहले स्टैंडर्ड था सर, ये बढ़िया बंदा था सर। उसके बाद में सर ये क्या हो गया सर? एनपीए हो गया। आपको सर एनपीए के रूल्स पता है सर, अकाउंट ओवरड्यू ग्रेटर देन 90 डेज, ठीक है। सिंपल बताया मैंने, सीसी टर्म लोन में अलग अलग चीज़ें होती है और भी, ठीक है सर। पहले क्या होता है सर? सर ये खाता स्टैंडर्ड होता है, पर स्टैंडर्ड को एनपीए करने से पहले सर कुछ बाइफिकेशन और भी होती है। सुनो, बिफोर स्टैंडर्ड असेट बिकम्स एनपीए इट पासिस थ्रू एसएमए स्टेजेस बेस्ड ऑन डिले इन पेमेंट। क्या होता है सर? ओवरड्यू हो गया है, ओवरड्यू हो गया है तो सर सीधे एनपीए तो आप घोषित नहीं करते। हाँ सर, 90 डेज की वेट करते हो। सर इसमें मैंने बोला सर पेमेंट इज ओवरड्यू बिटवीन 1 से 30 डेज। सर बैंक को थोड़ा डर लग रहा है सर। सर दैट इज अ अर्ली वार्निंग सिग्नल। सर बैंक अपने सिस्टम में सर उसको एसएमए 0 में बोल देता है सर, दिस इज अ डेंजरस सिचुएशन। मतलब डेंजरस क्या मतलब, कुछ दिक्कतें हो सकती है, एसएमए 0।
पेमेंट इज ओवर ड्यू बिटवीन 1 to 30 डेज। सर 31 से 60 डेज तक हुआ सर, बैंक का सर सिस्टम SMA1 ऑटोमेटिकली निकाल देता है। क्या हो गया भाई तुम्हें? SMA1 ऑटोमेटिकली निकाल देता है सर, दिस इज योर मॉडरेट स्ट्रेस। सर बैंक का सिस्टम अपने आप ये अर्ली वार्निंग सिग्नल जनरेट कर देता है। सर खाता सर 61 से 90 डेज में हो गया है। अभी मुझे बताओ सर, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन, हाई रिस्क ऑन द वर्ज ऑफ NPA। सर मोस्ट डेंजरस सिचुएशन क्यों? क्योंकि सर ये 90 डेज निकल गए तो सर ये खाता क्या हो जाएगा? NPA। इसलिए क्या लिखा हुआ है? हाई रिस्क ऑन द वर्ज ऑफ NPA। सर है अभी भी स्टैंडर्ड, पर स्टैंडर्ड में सर SMA0, SMA1, SMA2 में बांट दिया है। सर सुनो ना सर, स्टैंडर्ड असेट था, पहले ये SMA0 में आया, फिर SMA1 में आया, फिर SMA2 में आया, और सर बात फिर भी सही नहीं हुई तो सर फिर क्या हो जाता है सर? ये NPA नॉन परफॉर्मिंग असेट हो जाता है। समझे क्या सर? क्या ये कॉन्सेप्ट समझे? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ सर ये वार्निंग सिग्नल थे? यस सर। डन सर? क्लैरिटी? हाँ सर। मैं आपको क्या बोलता हूँ, आप अपने जो 35 केस बेस्ड सिनेरियोज है ना, उसमें सर आपको बैंक ऑडिट से रिलेटेड एक पर्टिकुलरली क्वेश्चन मिलेगा। सर करना, मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। ठीक है, अभी समझो ना सर, अभी आपको कॉन्सेप्ट समझना ये ज़रूरी है कि सर ये NPA आप इतना कर रहे हो, सर NPA से क्या हो गया सर? सर ऐसा क्या माहौल बन गया जो आप इतना हल्ला कर रहे हो? मैंने कहा मेरी बात को सुनो ना सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर NPA के कारण एक तो प्रोविजन बनाना पड़ रहा है। हाँ, प्रोविजन की रिक्वायरमेंट तो आ रही है, और वो भी प्रोविजन की रिक्वायरमेंट सर अलग अलग हो गई। हाँ सर, साथ के साथ में सर इंटरेस्ट इनकम बैंक अब सर कैश बेसिस पे ही रिकॉर्ड करेगा। मतलब सर एक बार खाता NPA हो गया ना, तो जब तक उससे कैश रिसीव नहीं हो जाएगा ना, कैश रिसीव मतलब ऑब्वियसली सर कॉन्सेप्ट लॉजिक समझना कि सर पैसा आ गया है, ये मत सुनना सर कैश में अकाउंट में, अरे कॉमन सेंस यार। ठीक है, तो कैश बेसिस पे जब तक उसको पैसा नहीं मिलेगा ना, तब तक वो इंटरेस्ट इनकम को बुक नहीं करेगा। मतलब सर मैंने कहा अक्रूवल बेसिस ऑफ इनकम रिकॉर्डिंग इज नॉट अलाउड, एज सिंपल इज दैट। ठीक है, तो अभी तुम्हें समझ में आ रहा होगा सर NPA कितना खतरनाक इशू हो गया है। हाँ सर, अभी सुनो ना सर, एक बात अगर आप समझ पा रहे हो तो पकड़ना इस बात को। सर ये स्टैंडर्ड असेट था, NPA तो सर 90 दिन तक हुआ है। हाँ सर, यहां से उसको सर पेमेंट आना बंद हो गया है, ओवरड्यू हो गया था सर। आपने इस पीरियड में NPA हुआ नहीं था तो सर अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड कर ली थी इनकम। हाँ सर, अगर इनका पैसा नहीं मिला है ना सर, इसको रिवर्स करो। क्या करोगे इसको आप? रिवर्सल करोगे। मतलब रिवर्सल ऑफ इनकम अर्लियर बुक्ड बट नॉट रिसीव। अगर पैसा नहीं मिला है ना सर, उस इनकम को भी रिवर्स करते हुए चलना। कंसेप्ट समझेगा सर? हाँ सर। सर प्रोविजन का बेसिक NPA का बेसिक लॉजिक है, फर्स्ट प्रोविजन बनेगा, सेकंड सर कैश बेसिस पे सर इनकम रिकॉर्ड होगी, एंड थर्ड सर रिवर्सल ऑफ इनकम में सर जो भी अर्लियर इनकम बुक्ड हुई और पैसा नहीं आया सर, उसको रिवर्स करो सर। क्लैरिटी सर? थॉट्स में क्लैरिटी है? हाँ सर, हमें इतनी क्लैरिटी है। व्हाट आई वांट, अगेन वीडियो को 5 मिनट पॉज कर लो, हाथों हाथ इसको कंप्लीट करो, बिकॉज अब मैं कुछ स्पेशल केसेस की तरफ जाऊँगा। सर चैप्टर में कुछ है नहीं, बस प्यारी प्यारी बातें हैं सर, प्यारी प्यारी बातों का आप कॉन्सेप्ट समझ गए, आपका काम हो गया ना सर। ठीक है, स्पेशल केसेस, और मैं आपको इतना बोल देता हूँ प्रॉब्लम क्या है, ऑल ओवर द इंडिया मार्केट में ऐसा करा जा रहा है कि सर प्लीज़ रटो रटो रटो, और इस चैप्टर को आप रट्टाफिकेशन अप्रोच से सर कर ही नहीं सकते। सर वो क्यों रट्टाफिकेशन अप्रोच पे करवाया जाता है? रीजन बीइंग प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है बैंक ऑडिट की। ठीक है, प्रैक्टिकल ऑडिट जब जने को ही नहीं होगी तो वो आप कैसे समझाएगा? ठीक है सर, 8 साल से बैंक ऑडिट में हूँ मैं, मतलब आर्टिकलशिप में ही बैंक ऑडिट बहुत करी थी, और हमारी फर्म भी बैंक ऑडिट कर रही है। ठीक है, और काफ़ी बड़े लेवल पे आज भी बैंक ऑडिट कर रही है सर। ठीक है, चाहे वो स्टैच्यूटरी ऑडिट हो या कॉन्करेंट ऑडिट हो। ठीक है, बहुत सारा काम हम बैंक ऑडिट का करते हैं, तो हम वो बैंक ऑडिट का समझते हैं कि क्या इम्प्लीकेशन है। आप भी आर्टिकलशिप में जाओगे, आपको बैंक ऑडिट बोलेगे भाई कर। ठीक है, उस समय क्या बोलोगे? सर बैंक ऑडिट तो सर हम छोड़ के आए थे सर, वो तो रटना था ना। वो हंसेगा, वो हंसेगे तुम पे कि ये चैप्टर भी रटते रटते रट के आए हो ये चैप्टर तुम। वो हंसेगे तुम पे। ठीक है, वो शर्मा जी का बेटा हंसेगा तुम पे,
समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्चुअली समझ लो, एग्जाम में भी स्कोर कर दोगे। वरना तो ठीक है यार, वीडियो को छोड़ के टाटा बाय बाय हो जाओ, अभी कह रहा हूँ। बात करें, आगे बढ़ूँ मैं। आगे मैं बढ़ता हूँ सर इसके स्पेशल केसेस की तरफ। सर स्पेशल केसेस में सर पहला मैं बात कर रहा हूँ सर गवर्नमेंट गारंटी एडवांसेस। सर गवर्नमेंट गारंटी एडवांसेस सर बहुत अच्छे से समझना। दिस वाज आस्क इन मई 2024, 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 पॉइंट लिखने थे आपको, 4 नंबर मिलते हैं। मैं आपको बताता हूँ सर, एक बार इधर देखो सर। आपको सर इतना सा पोर्शन लिखना था अपने ओन वर्ड्स में, और आपको 4 मार्क्स पूरे के पूरे मिलते सर। सर कॉन्सेप्ट समझना बस इसका। क्या हुआ, एडवांसेस पे सर गारंटी थी सर। सर किसकी गारंटी थी? सर एक तो मोदी जी की गारंटी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक सर केजरीवाल जी की गारंटी थी, स्टेट गवर्नमेंट। आज की डेट में केजरीवाल जी स्टेट गवर्नमेंट में है नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, पंजाब के मिनिस्टर की बात मान लो, भगवंत मान, यही नाम है ना? ठीक है। तो मोदी जी की गारंटी थी और स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी थी। अब मोदी जी की गारंटी है तो सर बैंक वालों को क्या डर होगा क्या सर? सर एनपीए एनपीए का टेंशन होगा क्या सर? नहीं सर, मोदी जी बैठे सर पीछे, क्या दिक्कत है सर? खाता ओवर ड्यू ग्रेटर देन 90 डेज हो गया, बैंक वाले बोलते सर इसको एनपीए एनपीए मत मानना, कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है सर। सर कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है सर, स्टैंडर्ड एसेट मान लो सर, बात खत्म सर। ठीक है। बट एक चीज सुनना सर, सर इनकम रिकॉग्निशन क्राइटेरिया के लिए उसको सर एनपीए ट्रीट करना सर। मतलब सर, इनकम टू बी रिकॉग्नाइज ओनली ऑन द कैश बेसिस नाउ। ठीक है। एंड रिवर्सल ऑफ इनकम वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे चलेगा। पर सर प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सर मोदी जी पीछे बैठे सर, क्या बात कर रहे हो सर, मोदी जी। ठीक है सर। सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझा क्या? सिक्योरिटी पड़ी थी, सिक्योरिटी क्या, गारंटी पड़ी थी मोदी जी की। ठीक है, मोदी जी की गारंटी पड़ी थी सर, उस खाते को कभी भी सर एनपीए प्रोविजन के एंगल से मत मानना, पर सर इनकम रिकॉग्निशन बेसिस पर सर एनपीए मान लेना। हाँ सर। सर यहाँ पे आए सर स्टेट गवर्नमेंट की। मैंने कहा स्टेट गवर्नमेंट, बैंक वाले पूछते ही नहीं है। बैंक वाले नॉर्मल सोच रहे हैं, अगर ओवर ड्यू ग्रेटर देन 90 डेज हुआ है सर, प्रोविजन भी बनाना। सर इनकम को रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया सर एनपीए के हिसाब से ही करना सर। दिमाग ही मत लगाना। पर अगर मोदी जी आ गए तो सर थोड़ा सा बेनिफिट तो दे देना सर, प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आती है क्या? हाँ सर। सर व्हाट इफ सर गारंटी को हटा दिया? अरे गारंटी को हटा दिया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। फिर तो बात ही खत्म हो गई। ट्रीट इट एज नॉर्मल एडवांसेस, बनाना उसमें प्रोविजन, कॉन्सेप्ट। ठीक है, बेसिक कॉमन सेंस यूज करो। हाँ सर। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन क्लियर है आपके? 4 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ठीक है, एंड मैं आपको ये बहुत अच्छे से बता सकता हूँ सर, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में जब मैंने 4 नंबर का क्वेश्चन दिया था और ये जब आया था ना, मेरे को बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि बच्चों को समझा कि सर 4 मार्क्स कितने ईजी थे इसमें। 4 पॉइंट लिखने थे, 4 नंबर मिल गए। हाँ सर। आगे बढ़ो। सर अकाउंट रेगुलाइज नियर बैलेंस शीट डेट, कॉन्सेप्ट को समझना सर। सर आपको याद है सर, वो बैलेंस शीट डेट पे सर एक कंडीशन थी कि 90 डेज तक क्रेडिट नहीं आया तो सर उसको एनपीए घोषित कर देते। हाँ, और बेटा एनपीए घोषित हो जाता है ना तो ब्रांच मैनेजर के है ना, जमीन खिसक जाती है सर, हालतें खराब हो जाती है सर, प्रमोशन रुक जाते हैं अगर एनपीए ज़्यादा हो जाते तो। ठीक है, आजकल गवर्नमेंट बैंक हो प्राइवेट बैंक हो सर, सब पे डंडा पड़ता है। ठीक है, तो मेरी बात को सुनो ना सर। 31/3 को बैंक वालों को समझ में आ रहा है कि सर 90 डेज तक क्रेडिट नहीं आएगा सर, वो स्टैच्यूटरी ऑडिटर सर इसको एनपीए घोषित कर देगा। अब यहाँ पे हुई चालबाजी। क्या होगा? सामने वाले बोरोवर को बोलेंगे यार पैसे देना, बोरोवर बोलता सर मेरे पास में तो है ही नहीं, तो बोलते एक काम कर, तू तो एक एंट्री ट्रांसफर कर दे, तेरे को वापस रिवर्स करा देंगे। या कभी कभी तो सर ऐसा भी होता है कि बैंक वाले किसी दूसरे अकाउंट से सर उस खाते में एंट्री ट्रांसफर कर देते हैं, और जैसे ही साल खत्म होता है ना, उसको रिवर्स कर देते हैं। सर क्यों? ताकि सर एनपीए से बचने के लिए सर। समझ पा रहे हो आप कॉन्सेप्ट को? समझिए क्या सर? वो कंडीशन ध्यान आई आपको सर, बैलेंस शीट डेट पर 90 डेज तक क्रेडिट नहीं हुआ सर, एनपीए हो जाएगा। हाँ सर। अब मुझे बताओ सर, ऐसे मामले में सर ऑडिटर को क्या करना चाहिए? सर ऑडिटर क्या करता है सर, सैंपल बेसिस पे सर बिफोर 31/3 और आफ्टर 31/3 की एंट्रीज देखता है, और सर अगर ऐसा कुछ है तो उसको सर डीम्ड एनपीए मान लिया जाता है। क्या ये बात आप समझे? अकाउंट रेगुलाइज नियर बैलेंस शीट डेट का कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। एनपीए से बचने के लिए चीजें करी जाती है, तो सर सैंपल बेसिस पे सर एंट्रीज को देखा जाता है कि कौन सी एंट्रीज हुई है और वो रिवर्स हो गई है। अगर हुई है, डीम्ड एनपीए मान लेना सर। सर माहौल रहता है सर, बैंक वाले सर माहौल बना देते हैं इसमें, आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इधर देखो ना सर, क्वेश्चन बैंक में इसका एक और क्वेश्चन होना चाहिए। एमटीपी जनवरी 2025। ठीक है, इंस्टीट्यूट देखो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछ रहा है।
Mahavir and Associate is appointed as a statutory auditor of KBC Bank for the financial year 23-24. During the year, Chandana, an article trainee, noticed that Siddharth Industry had an outstanding loan of 50 lakh. The company made payment of 10 lakh, reducing the outstanding balance to 40 lakh. ठीक है, मार्च 9 को. However, on April 4, 2024, Siddharth Industry initiated a reverse transaction of 8 lakh, increasing the outstanding loan balance to 48 lakh rupees. ठीक है, मतलब क्या हुआ सर, महीना खत्म, ईयर खत्म होने से पहले तो सर पैसा आया और फिर उसको रिवर्स कर दिया. पेमेंट एंड सब्सिक्वेंट रिवर्सल अक्रूड विद इन अ शॉर्ट पीरियड विद द फाइनल आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेनिंग 48 लाख आफ्टर द रिवर्सल. ठीक है सर. कंसिडर द सिनेरियो, व्हाट शुड बी द रिस्पॉन्स ऑफ महावीर एंड एसोसिएट. सर महावीर एंड एसोसिएट को सर सैंपल बेसिस ट्रांजेक्शन पे सर इसको क्या करना चाहिए सर, इसको देखना चाहिए कि सर रिवर्सल हुआ है तो उसके पीछे रीजन क्या था. ठीक है, और सर इसको सर डीम्ड एनपीए की तरफ लेके जाना चाहिए. आपको क्या करना है सर, अकाउंट रेगुलाइज नियर द बैलेंस शीट डेट का कॉन्सेप्ट पूरा समझाना है एंड फिर अपना फैक्ट ऑफ द केस कंक्लूजन लिखना है. बात खत्म सर. ये देखो, बात समझे क्या सर. हाँ सर, हैंड रिटन नोट्स में जितना लिखा हुआ है उतना ही आपको बस अपनी बेटर ग्रामर के साथ में लिखना है. बात खत्म सर. ओन वर्ड्स में लिखो, नंबर नहीं कटेंगे, आई कैन बेट. ठीक है, डन सर, क्लैरिटी. डन डन डन, आगे बढ़ो. ठीक है सर, थर्ड केस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आओ मेरे साथ में. दिस वाज आस्क इन योर केस स्टडी बेस्ड सिनेरियो में ना ये क्वेश्चन पूछा था. सर, अकाउंट वेयर देर इज इरोजन इन वैल्यूज ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉड कमिटेड बाय बोरोअर. मेरी बात को सुनो ना सर. सर क्या हुआ, या तो बोरोअर ने कोई फ्रॉड कराया है या सिक्योरिटी है ना बहुत तेजी से सामने वाले की गिर गई है. समझो सर, कॉन्सेप्ट ये है कि सामने वाले ने सिक्योरिटी के बेसिस पे लोन लिया था. अब वो सिक्योरिटी की वैल्यू बहुत तेजी से गिरी है. सर इतनी गिरी है कि पिछली बार जब बैंक आरबीआई ने उसका इंस्पेक्शन करा था, जब वैल्यू निकाली थी ना, आज की डेट में सर 50% से भी उसकी वैल्यू कम हो गई है. पिछली बार वैल्यू निकाली थी 1 करोड़, आज की डेट में 40 लाख की सिक्योरिटी वैल्यू रह गई है, रिलाइजेबल वैल्यू. सर ऐसे केस में सर क्या करे सर, ऐसे केस में क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं सर, डाउटफुल असेट में उसको क्लासीफाई करो, प्रोविजन बनाओ. The realizable value of security is less than 50% of the values as assessed by Bank RBI at the time of last inspection. आप बात को समझिएगा सर. हाँ सर, अभी सुनना सर, बहुत इंपॉर्टेंट है. सर रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी आज की डेट में सर 10% ऑफ किसके 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 आउटस्टैंडिंग इन द बोरोअर अकाउंट. वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी के हिसाब से नहीं सर, बोरोअर के अकाउंट के आउटस्टैंडिंग बैलेंस जितना चल रहा है ना सर, उसका 10% भी आपकी रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी नहीं है सर. क्लासिफाइड डेट एज लॉस असेट. सर एग्जामिनर विल टेस्ट ऑन दिस पार्ट. क्या ये बात आप समझ रहे हो क्या सर. 10% किसका सर, आउटस्टैंडिंग ऑफ बोरोअर अकाउंट का सर. सर 10% आउटस्टैंडिंग ऑफ बोरोअर अकाउंट का भी सर रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी नहीं है. ट्रीट दैट एज लॉस असेट, प्रोविजन बना देना पूरा का पूरा. आप बात को समझिएगा सर, छोटी सी बात है बट 2 नंबर का एमसीक्यू आपके लिए वेट कर रहा है. क्लैरिटी क्या सर, क्या ये बात आपको क्लैरिटी है. हाँ सर, सुनो ना सर, आगे बात करूँ. एग्रीकल्चर एडवांसेस. सर इस पे कभी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराया नहीं है, बट मेरे को क्या लगता है सर, इंस्टीट्यूट जब पूछेगा ना तो बच्चे बड़ा बोलेंगे सर पेपर टफ है, पेपर टफ है सर, ये क्या क्वेश्चन बना दिया. ठीक है, मैं आपको सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका करा दूंगा. आज तक इंस्टीट्यूट ने कराया नहीं है, दिया भी नहीं है, आरटीपी एमटीपी में भी दिया नहीं, पर देगा आगे जाके देगा, मेरे को पता है ना. ठीक है, देगा वो, मैं आपको पहले से करा हुआ है इसका. एग्रीकल्चर एडवांसेस, मेरी बात को सुनना सर. सर 2 तरीके के क्रॉप्स होते हैं सर. सर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स एंड शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स. बोलो ना मेरे साथ में सर, कितने होते हैं सर, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स एंड शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स. सर क्रॉप सीजन जिसका लॉन्गर देन 1 ईयर होता है उसको लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स बोलते हैं, और इसके अलावा सर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स बोल देते हैं. मैंने क्या बोला सर, सर जिसका क्रॉप सीजन 1 साल से ज़्यादा होता है सर उसको लॉन्ग ड्यूरेशन बोल दो, और इसके अलावा सर शॉर्ट ड्यूरेशन बोल दो. ओके सर. द क्रॉप सीजन फॉर ईच मंथ ईच क्रॉप कौन डिसाइड करता है सर, स्टेट लेवल बैंकर कमेटी होती है सर. तो इसमें किसान लोग भी होते हैं इस कमेटी में, और सर बैंक्स भी होते हैं सर, बैंक के कुछ लोग भी होते हैं. ठीक है, क्रॉप सीजन डिफाइन कर दिया कि सर इस फलाना क्रॉप का सर 5 महीना है क्रॉप सीजन, इस फलाना क्रॉप का सर 13 महीने है क्रॉप सीजन. ठीक है, तो जिसका 5 महीने था उसको तो शॉर्ट ड्यूरेशन बोल दिया, जिसका 13 महीने था उसको क्या बोल दिया सर, लॉन्ग ड्यूरेशन. इतना कॉन्सेप्ट समझिएगा सर.
हाँ सर। सर एनपीए की बातें करते हैं यहाँ पे। एमपीए का अगर एग्जाम में थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है, जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, आपको इतना ही ध्यान रखना है। सर एनपीए नॉर्म्स फॉर एग्रीकल्चर एडवांसेस इंक्लूडिंग क्रॉप टर्म लोन। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है ना, तो जिस दिन से ओवरड्यू हो गया ना, आप उसके 2 क्रॉप सीजन देख लेना। किस्तें थी, ओवरड्यू हो गई। सर अगर ये ओवरड्यू हुए हुए 2 क्रॉप सीजन हो गए ना, तो सर उस खाते को क्या कर देना सर, एनपीए कर देना शॉर्ट ड्यूरेशन में। और सर लॉन्ग ड्यूरेशन में क्या होता है, अगर ओवरड्यू ग्रेट फॉर 1 क्रॉप सीजन हो गया ना, तो सर उसको एनपीए घोषित कर देना। अभी समझो सर, एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द प्रैक्टिकल क्वेश्चन सो दैट एग्जाम में अगर आ जाए आप कर लो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा भी नहीं कहीं। मैं आपको समझाता हूँ सर। सर क्रॉप सीजन था 5 महीने का। सर क्रॉप सीजन था 5 महीने का, मतलब दैट इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। राइट सर। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप का कॉन्सेप्ट क्या था सर, कि अगर ओवरड्यू 2 क्रॉप सीजन तक हो गया ना, तो सर उसको एनपीए कर देना। मुझे बताओ 5 मंथ्स आपका क्रॉप सीजन है, तो 2 क्रॉप सीजन इसका कितना हुआ, 10 मंथ्स। दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। यही तो आपके दिमाग में फिट करना है। दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट, 2 क्रॉप सीजन विल बी 10 मंथ्स। ओके सर। लोन डिसबर्स डेट हुई थी सर 1 जनवरी 2025 को। सर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट था 30 जून। सर ये 30 जून आपने कैसे डेट निकाली बेटा, वो प्रैक्टिकल जो लॉजिक होता है ना उसके हिसाब से 30 जून निकाल रखी है, बट आप इसको दिमाग में मत लगाओ। ठीक है, ये मैं नॉर्मल रेगुलर क्लास में समझाता हूँ, इतने के लिए सर रेगुलर क्लास देखनी पड़ती है। सर 30 जून, 30 जून वॉज द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है सर। सर 30 जून कैसा आया, दिमाग मत लगाना, इसका सोचना ही मत। सर बोरोवर ने टाइमली पे नहीं करा। सर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है सर, आप इसको कब एनपीए बताओगे ये बताओ अब। सर एनपीए कब बताएंगे सर, 30 जून फॉर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। लॉजिक क्या होता है सर, ओवर ड्यू हुए वे 2 क्रॉप सीजन, शॉर्ट ड्यूरेशन है 10 मंथ्स, तो सर 2 क्रॉप सीजन आप कैलकुलेट कर लो, 30 जून से 10 मंथ्स ऐड करो सर, आपका आंसर आ जाएगा 30 अप्रैल। क्या ये बात आपको समझ में आती है? ठीक है, काम समझिएगा सर। अगर सर सपोज करो ये 7 मंथ्स होता, तो सर 7 मंथ्स होता तो सर आप 14 मंथ्स देखते फिर। ठीक है, क्या क्या ये बेसिक बात समझिएगा सर। सर दिस इज अ लॉजिक ऑफ क्रॉप, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स एंड लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स। समझिएगा सर, आगे बढ़ूँ? हाँ सर। देन एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट एनएससी एक्सेट्रा। सर एग्जाम के लिए तो आपको इतना सा ध्यान रखना है, पर ये इतना सा क्या बेसिक लॉजिक है ये एग्जाम्पल से समझेगा। सर आप इसको, अगर टर्म डिपॉजिट एनएससी अगर सिक्योरिटी दे रखी है सर, ये सबसे सेफ सिक्योरिटीज होती है। सर यहाँ पे एनपी के नॉर्म्स जो आप ऊपर पढ़ के आए हो वो भूल जाना। सर दिस इज अ स्पेशल केस, आपको क्या बोलना है सर, अगर एडुकेट मार्जिन अवेलेबल है ना तो उसको एनपी मत मानना। मतलब सर इधर देखो, सर एफडी की सिक्योरिटी थी 10 लाख की, आउटस्टैंडिंग लोन था 8 लाख का, बैंक बोरोवर ने पे नहीं करा 10%, तो 8,80,000 हो गया बैलेंस। सर एनपीए मानने का नहीं मानना, सिक्योरिटी पड़ी है। सर 10% अगले साल भी पे नहीं करा, 9,68,000 हो गया, एडुकेट मार्जिन अभी भी पड़ा है। सर अगले साल एडुकेट मार्जिन पड़ा हुआ होगा क्या सर? नहीं सर, एडुकेट मार्जिन नहीं होगा सर, एनपीए मान लेना। मतलब यहाँ पे सर वो ओवरड्यू वाला कॉन्सेप्ट नहीं है सर, यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका है सर, एडुकेट मार्जिन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये इतना सा वर्ड समझ में कब आएगा सर, व्हेन यू रीड दिस एग्जांपल प्रॉपर्ली। समझिएगा सर, क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर। मज़ा आ रहा है? वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, अगर यहाँ तक हो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, एंड कमेंट सेक्शन में बताओ क्या ये चैप्टर ईजी है, या ये चैप्टर कॉन्सेप्शली एक बार समझ लिया रिवाइज कर लिया तो ईजी है या नहीं है, या रट्टाफिकेशन करोगे क्या अभी भी? ठीक है, मुझे बताओ ना इसका। ठीक है सर। ठीक है। देन एक छोटी सी बात, एग्रीकल्चर एडवांसेस अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटीज़। क्या होता है सर, हमारा देश सर किसान प्रिय देश है, और एग्रीकल्चर एडवांसेस में सर कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ हुई तो सर ऑब्वियसली सर किसान परेशान हो गए। आरबीआई विल टेक एक्शंस। आरबीआई क्या एक्शंस लेता है सर, बैंक क्या रिलीफ मेजर्स देते हैं सर, उनके शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन लोन को सर टर्म लोन में कन्वर्ट कर देते हैं सर, उनका रीपेमेंट पीरियड को रीस्केड्यूल कर देते हैं, उनको सर फ्रेश टर्म लोन दे देते हैं। तो सर एनपी की क्लासिफिकेशन कैसे होगी सर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस। इतना सा बात को ध्यान में रख के चलना। हाँ सर। देन बात करते हैं सर एडवांसेस अंडर कंसोर्शियम। एडवांसेस अंडर कंसोर्शियम, सर एडवांसेस अंडर कंसोर्शियम का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझो सर। सर क्या हुआ, राजू को 10,000 करोड़ का लोन लेना था। एसबीआई
ने कहा यार लोन तो राजू को दे देंगे पर इतनी ज़्यादा रिस्क अपन राजू पे ले, तो राजू ने बाकी बैंकों को कॉल करा, एचडीएफसी आईसीआईसी को बोला यार आओ ना यार साथ में मिलकर लोन देते, दैट इज अ कंसोर्शियम लोन। सर ऑब्वियसली सर एसबीआई यहाँ पे क्या होएगा, क्या कहलाया जाएगा, लीड बैंक। क्या कहलाया जाएगा, लीड बैंक। सर आपको एक बेसिक चीज बोलता हूँ, एसबीआई विल बी कैलकुलेटिंग द ड्राइंग पावर, एसबीआई विल बी कैलकुलेटिंग द ड्राइंग पावर, और सर ये ड्राइंग पावर एलोकेट हो जाती है बिटवीन द डिफरेंट बैंक्स। ओके सर, मैं सिंपल सा बोलता हूँ, एनपीए क्लासिफिकेशन का एक सिंपल सा नियम होता है सर, एनपीए क्लासिफिकेशन का सिंपल सा नियम होता है कि सर अगर बैंकों को अपना शेयर नहीं मिल रहा है तो वो सर एनपीए क्लासीफाई कर देगा। इस पे भी सर इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू पूछा हुआ है, विल ट्रीट एडवांसेस एनपीए इफ नॉट रिसीविंग हिज शेयर, दिस वाज आस्क्ड इन योर एमसीक्यू क्वेश्चन। क्या ये बात आप समझेगा सर? ठीक है, लीड बैंक अपना काम करेगी, ड्राइंग पावर कैलकुलेट कर देगी, पर अदर बैंक को अपना शेयर नहीं मिल रहा टाइमली बेसिस पे, एनपीए घोषित करेगा सर वो तो। डन सर, क्लैरिटी सर? हाँ सर। आओ नेक्स्ट, कैन बी आस्क इन योर एग्जाम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, एडवांसेस टू स्टाफ। सुनना मेरी बात को, सर एडवांसेस टू स्टाफ का क्या कॉन्सेप्ट है? सर स्टाफ का ना दो तरीके से लोन होते हैं, पहले तो ये समझो सर। सर एक होता है इंटरेस्ट बियरिंग स्टाफ लोन, एज अ बैंकर बैंकों के स्टाफ को सर कंसेशनल लोन दिया जाता है, जो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा सर उनको आधी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी लोन दिया जाता है, दैट इज अ कंसेशनल लोन। मैं सिंपल बोलता हूँ, बैंकों को इसको डिस्क्लोजर वाले पार्ट में एडवांसेस पोर्टफोलियो में ही शो करना है, ठीक है सर, है ना? बट क्या होता है, कभी कभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को शॉर्ट टर्म पैसे नहीं देता, कि वो बोले सर मेरे को 10,000 की ज़रूरत है, हाँ 10,000 उसको दे दिए एक हफ्ते के लिए एग्जाम्पल के लिए, सर दैट इज लोन गिवन एज एम्प्लॉयर। सर उसको सर एडवांसेस में डिस्क्लोज नहीं करा जाता सर, उसको अदर असेट में डिस्क्लोज करा जाता है। आप बात को समझिएगा सर, दोनों में डिफरेंस समझे? हाँ सर, ये छोटा सा ज्ञान दे रखा है मैंने कि क्या होता है बैंकों में जनरली क्या होता है, जब एम्प्लॉय लोन लेता है ना तो वहाँ पे एनपीए के चांसेस बड़े कम होते हैं, रीजन बीइंग सर मेजर पोर्शन ऑफ रीपेमेंट इज कट फ्रॉम सैलरी इटसेल्फ, उसके सैलरी को क्रेडिट करने से पहले ही बैंक अपना मेजर पोर्शन काट लेता है। ठीक है, ये छोटी सी बात है जो एक्स्ट्रा ज्ञान है, तो चांसेस ऑफ एनपीए इज वेरी लो। ठीक है सर, क्या ये बात आपको समझ में आती है क्या? हाँ सर, अगर कोई ऐसा कुछ अरेंजमेंट है, एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना सर, अगर कुछ ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ पे इनके बेनिफिट के लिए बोला गया है कि आपका पहले प्रिंसिपल पेमेंट होगा देन इंटरेस्ट पेमेंट होगा, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर स्टाफ। जनरली ऐसा होता नहीं है सर, अगर ऐसा है तो सर ये मत हल्ला करना कि सर इंटरेस्ट का पेमेंट ही नहीं हुआ, सर इंटरेस्ट का पेमेंट ही नहीं हुआ। अरे बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ अज्यूम ना यार, क्योंकि वो अरेंजमेंट ही ऐसा हुआ है। क्या ये बात आपको समझ में आती है क्या? हाँ सर, सर इतनी सी बातों को ध्यान में रख के चलना। डन सर, डन, क्लैरिटी? ठीक है, यहाँ तक व्हाट आई एम सजेस्टिंग टू यू, आगे बढ़ना, बट प्लीज मेक श्योर आप वीडियो को पॉज करके अभी 1 घंटा शांति से बैठ के कर रहे हो। सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो? सर मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली समझा दिया, आपने एक बार पढ़ लिया ना सर, आपका काम हो गया, एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लोगे इस चैप्टर के। ठीक है, टेक ब्रेक, टेक ब्रेक, मैं बोल रहा हूँ क्लियर क्लियर, एक वन गो में मत देखो, ठीक है? नहीं होगा, यहाँ तक करो पूरा अच्छे से, हैंड रिटन नोट से पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, डन। मैं फिर इसका आगे अपना डिस्कशन कंटिन्यू करता हूँ। ऑल राइट पीपल, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना ड्राइंग पावर का। लास्ट अटेम्प्ट में 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हुआ था प्रैक्टिकल पोर्शन से। समझते हैं ड्राइंग पावर का कॉन्सेप्ट क्या है। मेरी बात सुनो ना सर, आपको सीसी लोन का ध्यान रखना है, कैश क्रेडिट लोन का ध्यान रखना है। कैश क्रेडिट लोन में क्या होता है, जो बोरोवर होता है ना, उसके सर जो स्टॉक होता है और जो डेटर होता है ना, उनकी कैलकुलेशन के बेसिस पे आपकी एक लिमिट निकलती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ड्राइंग पावर। तो ड्राइंग पावर मतलब ड्रॉ करने की पावर, ड्रॉ करने की कितनी पावर है आपके पास में। ठीक है सर, अभी आपको इतना कॉन्सेप्ट बता देता हूँ सर, ये स्टॉक स्टेटमेंट जो होते हैं ना, कई कई बैंकों में तो मंथली देने पड़ते हैं, नॉट जनरली क्वार्टरली देने पड़ते हैं, और क्वार्टरली देने के बाद में ये होता क्या है, आपकी ड्राइंग पावर अपडेट होती जाती है, बिकॉज स्टॉक का फिगर डेटर का फिगर तो चेंज होएगा ही, बेसिक कॉन्सेप्ट है। हाँ सर, अच्छा एक चीज़ बताऊँ सर, अगर कोई पर्सन स्टॉक स्टेटमेंट नहीं देता है ना, और उसको हुए हुए 3 महीने हो गए,
स्टॉक स्टेटमेंट शुड नॉट बी ओल्डर देन 3 मंथ्स। अगर ऐसा हो गया है ना तो सर वो खाता इरेगुलर है, वार्निंग सिग्नल है सर। रीजन बीइंग ड्राइंग पावर अपडेटेड नहीं हो रही है। समझ गए क्या? हाँ सर। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और ध्यान रखना ना सर। किसी के पास में फंडेड एक्सपोजर 5 करोड़ से ज़्यादा होता है ना, तो बैंक वाले उसकी स्टॉक ऑडिट कराते हैं। स्टॉक ऑडिट कौन करता है? चार्टेड अकाउंटेंट का एम्पेनलमेंट होता है, उनमें से किसी को चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टॉक ऑडिट होती है हर बोरोवर की जिसका सब फंडेड एक्सपोजर 5 करोड़ से ज़्यादा है। ये बात एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना। और अगर आपको याद हो तो सर, ये कारों की रिपोर्टिंग में भी ऐसी कुछ हमने बात करी थी, लिंकिंग हमने वहाँ से करी थी। क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर। अच्छा, फिर एक चीज़ सुनो ना सर, ड्राइंग पावर और सेंशन लिमिट में डिफरेंस समझो सर। ड्राइंग पावर इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक एंड डेटर्स लिमिट। ठीक है, अमाउंट कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन प्राइमरी सिक्योरिटी लेस मार्जिन। प्राइमरी सिक्योरिटी कौन सी होती है सर? सीसी में स्टॉक एंड डेटर। टेंशन लिमिट क्या होती है? टोटल एक्सपोजर जो बैंक किसी बॉर्डर के अगेंस्ट में लेना चाह रहा है। समझिएगा सर? हमेशा ध्यान रखना सर, डीपी विल बी लेस देन इक्वल टू सेंशन लिमिट। डीपी विल बी लेस देन इक्वल टू सेंशन लिमिट, ये हमेशा ध्यान में रख के चलना। हाँ सर। अच्छा, इसमें अब ड्राइंग पावर की कैलकुलेशन कैसे होती है सर? आपका जो स्टॉक होता है ना, स्टॉक की जो नेट रिलाइजेबल वैल्यू होती है ना, उसमें से सर आप अनपेड क्रेडिटर और एक्सेप्टेंस एलसी एक्सपोर्ट के केस में आप इसको माइनस कर दो। ठीक है सर, ये आपका अमाउंट आ जाए, उसमें से सर मार्जिन को माइनस कर देना, क्योंकि कुछ परसेंटेज मार्जिन बैंक रखती है। तो लेट से 25% मार्जिन है, 30% मार्जिन है, इस अमाउंट में से माइनस कर देना। सर आपका स्टॉक का आ जाएगा। डेटर का सर ये हो गया, माइनस इन एलिजिबल डेटा कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ है कि जो डेटर 90 दिन पुराने उनको कंसिडर मत करना। ठीक है, मत करना। और फिर मार्जिन माइनस कर देना। फाइनल आपका क्या आ जाएगा? डीपी आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर। ठीक है, तो ड्राइंग पावर का कॉन्सेप्ट समझे, सेंशन लिमिट का कॉन्सेप्ट समझे, फंडेड एक्सपोजर 5 करोड़ वाला एमसीक्यू ध्यान में रख के चलना, इरेगुलर वाला एमसीक्यू ध्यान में रख के चलना। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी। देन अपन अब कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। एमसीक्यूज नहीं, कुछ थियोरी के क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। मेरी बात सुनो ना, मैं आपको 3 टॉपिक बता रहा हूँ, तीनों में से किसी पे भी इंस्टीट्यूट थियोरी का क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। कॉन्सेप्ट समझ लो। मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले समझा देता हूँ। क्या होता है? सिंपल अप होता है कि अगर बैंक किसी को लोन दे रहा है तो सर उसके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होते हैं, उसकी सिक्योरिटी क्रिएट होती है, सिक्योरिटी पे चार्ज क्रिएट होता है। हाँ सर। आरबीआई की गाइडलाइन फॉलो करनी होती है, आरबीआई के सर्कुलर्स फॉलो करने होते हैं। क्रेडिट वर्दीनेस उसके देखेंगे कि भाई सामने वाला पे कर पाए नहीं कर पाएगा। प्रोविजन की गाइडलाइंस हो गई। तो ये कुछ एरियाज हो गए जो हम अभी अपन टच करेंगे ऑडिट में। समझे क्या सर? हाँ सर। तो मेरी बात सुनो ना सर, एक टॉपिक है सर, ऑडिट ऑफ एडवांस, जिसमें पहला मैं बोल रहा हूँ ऑडिट अप्रोच। ऑडिटर कैरी ऑडिट प्रोसीजर टू गैदर ऑडिट एविडेंस अबाउट द फॉलोइंग थिंग्स। ठीक है, क्या क्या किससे रिलेटेड ऑडिटर एविडेंस लेना चाहता है? पहले ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड असर्शन की बातें करता है। एडवांसेस रिप्रेजेंट एडवांस अमाउंट ड्यू टू द बैंक। अमाउंट ड्यू टू द बैंक इज सपोर्टेड बाय अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स। मतलब क्या? एडवांसेस जो दिख रहा है वो एक्चुअल में बैंक उससे पैसा मांगता है। ठीक है, एडवांसेस का जो अमाउंट दिख रहा है दैट इज सपोर्टेड बाय अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, देर इज नो अनरिकॉर्डेड एडवांसेस। अप्रोप्रिएट प्रोविजंस बना दिए एज पर द आरबीआई नॉर्म्स, डाउटफुल, सबस्टैंडर्ड, लॉस। एडवांसेस आर डिस्क्लोज क्लासिफाइड डिस्क्राइब्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, एज पर आरबीआई नॉर्म्स। ठीक है, कुछ भी बोल लो। basis of valuation is appropriate and recovery of advances is recognized in their valuation। मतलब क्या सर कि एडवांसेस का वैल्यूएशन वाला पार्ट जिसमें प्रोविजन का कंसिडरेशन आ ही जाएगा। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान में रख के चलो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है सर, क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर। फिर नेक्स्ट है ऑडिट प्रोसीजर। तो ऑडिट प्रोसीजर में क्या करना है सर? इंटरनल कंट्रोल्स है ना, इंटरनल कंट्रोल को प्रॉपर तरीके से स्टडी करना, इवेल्युएट करना। साथ के साथ में सर एडवांसेस से रिलेटेड ऑडिट प्रोसीजर क्या देखोगे कि सर लोन डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है क्या, आरबीआई नॉर्म से कंप्लायंस है क्या, जो भी अकाउंट के ऑपरेशन है उनको रिव्यू कर लो। एग्जामिन वैलिडिटी ऑफ द रिकॉर्डेड अमाउंट, प्रोविजन क्लासिफिकेशन वो कंसिडर कर लो। देन सिक्योरिटी क्रिएट हो गई है क्या, सिक्योरिटी का क्रिएशन हो गया क्या, वो देख लो। एनालिटिकल प्रोसीजर्स अप्लाई कर लो। क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर। और इससे रिलेटेड एक और छोटी सी चीज़ का ध्यान में रख के चलना, ऑडिटर क्या करता है, सारे लार्ज एडवांसेस को तो एग्जामिन कर ही लेता है, बाकी को सैम्पल बेसिस पे देख लेता है। ठीक है सर, डन सर। देन इवेल्यूशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर एडवांसेस। मेरी बात को सुनो ना, अगर आप एडवांस दे रहे हो किसी को तो फिर बहुत सारी चीज़ें देखोगे, उसकी क्रेडिट वर्दिनेस हो गई, आरबीआई के नॉर्म्स हो गए, प्रोविजनिंग बेसिस हो गई। ठीक है, फिर
सिंपल उसके डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट प्रॉपर होना चाहिए, ड्राइंग पावर की कैलकुलेशन, सेंशन लिमिट की कैलकुलेशन, ये सारा पार्ट हो गया। तो एडवांस ओनली इफ क्रेडिट वर्दीनेस इज चेक्ड, प्रॉपर सेंशन फ्रॉम अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। क्या होता है बैंकों में, क्या प्रॉपर अथॉरिटीज़ होती है कि ब्रांच मैनेजर के पास में इतनी पावर है कि ये इतना एडवांस दे सकता है, उसके ऊपर रीजनल ऑफिस, उसके ऊपर एक और ऑफिस हो गया। तो ऐसी इनके पास में अथॉरिटीज़ होती है। सफिशिएंट मार्जिन्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज़, कोई भी अगर लोन दे रहे हो तो सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट में मार्जिन तो रखते ही रखते हैं कि भाई जितनी सिक्योरिटी की वैल्यू उसका 25% 30% हटा दो, उतना लोन दे देंगे। हाँ सर। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैव बीन एग्जीक्यूटेड, ड्राइंग पावर इज अपडेटेड एवरी मंथ, ये मैंने आपको लॉजिक बताया था। ठीक है। अकाउंट शुड बी केप्ट विद इन बोथ ड्राइंग पावर एंड सेंशन लिमिट, इसके ऊपर चल जाता है और कंटिन्यूसली रहेगा तो एनपीए की तरफ जाएगा। हर एडवांसेस को रिव्यू होता है। अब सर ये कॉन्सेप्ट भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मतलब रिव्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हर अकाउंट का 1 साल निकल जाता है, उसके बाद में उसको वापस रिव्यू करा जाता है, वापस उसके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रेडी करे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देन मतलब प्रैक्टिकली लाइफ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बात समझिएगा सर, क्या ये कॉन्सेप्ट समझे? हाँ सर। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, इनको रीड करके चलना अच्छे से, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इन तीनों में से किसी भी टॉपिक पे, यू शुड हैव अ गुड सफिशिएंट पॉइंट, ताकि आप अच्छा आंसर बना पाओ। बात समझिएगा सर, कॉन्सेप्चुअली समझ के चलना। डन सर। सो मैंने आपके साथ में क्या करा है सर, मैंने आपका ऑडिट और बैंक्स का इंपॉर्टेंट पोर्शंस, जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे डिफिकल्ट, सबसे कॉन्सेप्चुअल पोर्शंस है, वो कवर कर लिए। मेक श्योर आप इसको कर रहे हो। एंड बाकी के टॉपिक्स में ए कैटेगरी वाले क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। ठीक है। बाकी ये जो टॉपिक्स हैं इनमें कुछ भी इफ एंड बट नहीं, सब अच्छे से होना चाहिए। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑडिट ऑफ बैंक्स। ये मैंने ऑडिट ऑफ बैंक्स के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे हैं, है ना? आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे को बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना कि ऑडिट ऑफ बैंक्स चैप्टर ईजी लगा नहीं लगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू।